ऐसे कौन से टॉप 5 लॉज है जो हर इंडियन सिटीजन को पता होने चाहिए? Everything that you want to question a public authority, you don't need to be afraid. You can ask them because transparency is a matter of right. 6 से 14 साल के बच्चे को प्राइवेट स्कूल को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, रीइंबर्समेंट स्टेट गवर्नमेंट देगी. एम्प्लॉयर इज नॉट अलाउड टू आस्क पर्सनल क्वेश्चंस इन द इंटरव्यू. क्या एग्जांपल्स है पर्सनल क्वेश्चंस के? Are you married? Do you have any kids? How long are you planning to get married? The boss is asking a female employee, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? और वो नहीं बोल रही है. And if he is insisting, that could also come under posh. What are you Yes. saying? CBI, ED, CID, NCB, कौन से ऑफेंस पे ये बॉडीज आ सकती है और इनके क्या राइट्स होते हैं? जो मेजर क्राइम्स होते हैं उनको इन्वेस्टिगेट करने का जो जिम्मेदारी होती है वो CBI की होती है. क्या गलत होता है पेशेंट्स के साथ? 60-70 ईयर ओल्ड पेशेंट, उसको बेड से बांध दिए थे क्योंकि उसके फीड क्लियर नहीं हुई थी. अगर कोई पेशेंट लिविंग हो या डेड हो, पेमेंट नहीं होने की वजह से आप उन्हें रोक नहीं सकते. अगर किसी ने विल बनाई नहीं है, उनके फैमिली में किसी की डेथ होती है, तो वो केस में क्या होगा? अगर आपकी ग्रैंड पेरेंट्स की या पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो उनकी जो भी प्रॉपर्टी होती है वो आप इनहेरिट करते हो. कोई क्वालिफाइंग क्राइटेरिया नहीं, यू जस्ट हैव टू बी बोर्न इन दैट फैमिली और वो इनहेरिट कर लेते हो. अंबानी फैमिली में हमने देखा था, धीरूभाई अंबानी डाइड विदाउट अ विल. बहुत सालों तक इट बिकेम अ बैटल. एम्प्लॉयज के क्या राइट्स हो गए अगर उनको ले ऑफ किया जाता है तो? वीडियो देखने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे. मैं YouTube एनालिटिक्स देख रहा था एंड वहाँ पर देखा कि 82.6% ऑफ माय ऑडियंस हु इज वाचिंग दिस कंटेंट हैज नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल. अगर मैंने आपको थोड़ी सी वैल्यू प्रोवाइड की होगी एंड आपको अगर कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट वी कैन ब्रिंग यू द बेस्ट क्वालिटी ऑफ गेस्ट एंड गिव यू द मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल. थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड एंजॉय दिस एंटायर एपिसोड ऑफ कॉन्वर्सेशन विद कुशल. ऐसे आपके हिसाब से कौन सी सिटी है इंडिया में जो आपको लगता है, और मे बी स्टडीज के हिसाब से, कि वहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट लॉज एंड ऑर्डर्स एंड एवरी अदर सिटी शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट? तो मुझे ऐसा लगता है कि हम कितने भी लॉज बना ले उससे जरूरी नहीं हो सकता कि लोग लॉ अबाइडिंग हो जाए. कभी कभी बहुत ज्यादा लॉ बनाने से भी इरिटेशन कॉज हो जाता है. बिहार में भी हमने देखा है कि अगर कभी दारू को बंद करे कभी चालू करे एंड वहां से ना लूप होल्स निकल के आ सकते हैं. द ग्रेट वे टू मेक योर सिविक सेंस अगर अच्छा करना है इज टू इम्बाइब देम सिटीजन से पहले से ही. तो मैं आपको वाइजैक, हमारा फर्स्ट कंपनी ट्रिप वाइजैक में हुआ था एंड बहुत सारा टूरिस्ट, पूरा टूरिस्ट टाइम चल रहा था. वहां पे एक लंबी लेन चलती है. हम कुल्फी खा रहे थे, हम 30-35 लोग गए थे. फर्स्ट टाइम सुपर एक्साइटेड, एकदम गर्मी, सब खा रहे, कुल्फी वाला कुल्फी बेच रहा है. एंड देन जब स्टिक फेंकने का टाइम आया, ही इज गिविंग अस कंटेनर्स एंड इज टेलिंग अस कि ड्राई वेस्ट में कौन सा जाएगा, वेट वेस्ट में कौन सा जाएगा. जितने भी स्टॉल्स है सब में वो लगा था. एवरी 10 स्टेप्स यू टेक, वहां पे कचरे का डब्बा था, लोग फॉलो कर रहे थे. अगर जैसे मैंने तो सिर्फ वो मूवीज में देखा, मैंने इतना ज्यादा घूमा नहीं इंडिया. अगर और भी जगह होगा तो अगर आपको ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस वे करना है, जेब्रा क्रॉसिंग करना है, तो यू कैन पुश इट एंड आप क्रॉस कर सकते हो. और सारा पूरा वो जो एक लेन था, मेरे ख्याल से 5-6 किलोमीटर का स्ट्रेच था, देयर वाज नो ऑफिसर इनसाइड एंड एवरी लॉ वाज बीइंग फॉलोड. तो बिना लॉ के भी अगर सिटीजन का ये सिविक सेंस बहुत स्ट्रांग हो, अगर उनको पता हो कि उनकी सिटी उनकी जिम्मेदारी है, तो चीजें बहुत. तो मुझे उस मामले में वाइजैक बहुत अच्छा लगा. इट्स सो क्लीन, इट्स सो ग्रीन, इट्स वेरी नाइस. And like, what do you think about, let's say, Indore, which is also called as the cleanest city of India? वहाँ पर भी like strict है laws orders, which is why it's the cleanest city, या क्या है वहाँ पर? तो मैं इंदौर वैसे नहीं गई हूँ, पर जब बात होती रहती, जब हम रायपुर की बात करते हैं, इंदौर की बात निकलती, कंपटीशन निकलता है, तो जो जनरल सेंस मुझे लगा था ना कि they've taken that tag to their ego. जैसे फर्स्ट बेंचेस नहीं होते, that we have to be the best every time. So that's also very good कि अगर ये सारी चीजें कि क्राइम रेट में मेरी सिटी सबसे नीचे आनी चाहिए, प्रेस फ्रीडम में हम ऊपर आने चाहिए, क्लीनलीनेस से सबसे ऊपर, अगर ये कॉम्परेटिव फीलिंग आ रही है तो इट्स वेरी गुड. तो आई थिंक जो इंदौर मॉडल है वो बाकी सारे सिटीज में भी अप्लाई होना चाहिए. और ऐसा होता है क्या, लाइक जैसे अलग अलग स्टेट्स में आई थिंक अलग अलग लॉज है. लाइक फॉर एग्जांपल अल्कोहल इज बैंड इन गुजरात. आई थिंक गोवा, सिक्किम एंड दमन एंड दीव, जहाँ वहाँ पर गैम्बलिंग इज बेसिकली अलाउड, विच इज लीगल. सो ऐसे और कौन से स्टेट्स है, ऐसे क्या और कौन से लॉज है जो अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से एप्लीकेबल है, एंड कौन डिसाइड करता है कि कौन सा लॉ किधर एप्लीकेबल होगा? ठीक है, तो आई गो और थोड़ा वाइड. तो 2 तरीके से सिस्टम होते हैं. एक होता है कॉमन लॉ सिस्टम और एक होता है सिविल लॉ सिस्टम. तो इंडिया कॉमन लॉ कंट्री है. तो ये जो कॉमन लॉ कंट्री आया कहाँ से? ब्रिटिशर्स से. तो जो भी ब्रिटिशर्स की कॉलोनी होती, कॉमनवेल्थ कंट्रीज होती, जो कॉमनवेल्थ गेम्स भी होते हैं, तो जो भी उनकी कॉलोनी चाहिए वो कॉमन लॉ कंट्री होती है. अब इसका सिंपल मतलब क्या होता है कि इंडिया अगर कॉमन लॉ कंट्री, मतलब
जो भी हमारे लिखित लॉज है, 900 से ज्यादा तो सेंट्रल लॉज है, फिर हर स्टेट का अपना खुद का लॉ होता है, तो लॉ, एक्ट, बाय लॉ, रेगुलेशन, रूल्स, जितने भी, कोई इंसान नहीं पढ़ सकता इतने सारे, ये सारे तो लॉज है ही। इसके अलावा हमारा जो सुप्रीम कोर्ट लॉज बनाते हैं, जैसे सबरीमाला वर्डिक्ट आया था, दैट इज ऑल्सो लॉ। तो ये कॉमन लॉ कंट्रीज में होता है, सिविल लॉ कंट्री में नहीं होता। सिविल लॉ में से जो एक्ट है वही लॉ है, कोर्ट जो बोल रही है वो नहीं होता है। अपने यहाँ समझो कि अगर कोई पॉक्सो पे कोई डिसीजन आ जाए, सबरीमाला पे आ जाए, सेम सेक्स मैरिज पे आ जाए, तो वो भी लॉ बन जाता है। तो ऐसे अलग अलग लॉज होते हैं, सेंट्रल लेवल के, स्टेट लेवल के, हाई कोर्ट। फिर सुप्रीम कोर्ट जो लॉ निकाल रही है, जो जजमेंट दे रही है, वो पूरे देश में लगेगा। हाई कोर्ट जो दे रही है वो उस स्टेट के वहां पे लगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बॉम्बे हाई कोर्ट ये बोलती है कि सर्विस चार्ज देना कंपलसरी नहीं है, देन दैट लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर महाराष्ट्र एंड नॉट फॉर अदर स्टेट्स। तो अगर एमपी ये बोल देती है कि बच्चों की एडमिशन फीस रिफंडेबल होगी ही होगी, कुछ भी हो जाए आपको रिफंड करना ही होगा, दैट विल बी एप्लीकेबल ओनली टू दैट स्टेट। तो जैसे जैसे आप स्टेट्स ट्रैवल करते हो, लॉज बदलते जाते हैं। गॉट इट। एंड इसमें फिर जैसे आपने बताया सर्विस चार्ज वाला, तो ये एग्जैक्टली क्या हुआ था इसमें? लाइक आई रेड कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से सर्विस चार्ज इज नॉट मैंडेटरी फॉर अ कस्टमर टू पे। तो अभी कोई अगर रेस्टोरेंट में जाता है और मेन्यू पे लिखा है कि सर्विस चार्ज आपको 10% पे करना है, तो इज ही स्टिल लायबल टू पे दैट? बहुत सारे ना ऐसे मेरे को ऐसा था कि लॉ पूरा इज अ गेम ऑफ चेस हो जाता है, कि हम पहले एक एक्ट आता है, उसमें लूप होल निकल आता है, फिर कोई जजमेंट आता है, फिर उसमें लूप होल निकल आता है। जैसे आई विल आंसर दैट विद वन मोर एग्जांपल। जैसे ये बोला जाता है कि कैरी बैग के लिए आप चार्ज नहीं कर सकते, तो उसके लिए लोगों ने क्या कर लिया कि अब वो ब्रांड टैग नहीं लगाते अपना, कि इट्स अ कमोडिटी ना। जैसे अगर आप आइकिया जाओगे तो दे से दैट हमारा कैरी बैग इज आवर प्रोडक्ट, सो यू आर बाइंग दैट प्रोडक्ट फ्रॉम अस। तो अब हाउ डू यू, फिर वापस होगा, वो स्टार्ट होगा। तो फॉर सर्विस चार्ज मेरे ख्याल से 2019 में डायरेक्टिव आया था। उसके पहले ऐसा था कि बहुत सारे लोग अपने मेन्यू कार्ड पे लिखते थे कि इफ यू ऑर्डर वील प्रिज्यूम कि तुम सर्विस चार्ज लिवाई करने को रेडी हो, आप दोगे ये। तो बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन की कि तुम सर्विस चार्ज कैसे मैंडेटरी कर सकते हो। तो 2019 या 20 में आया ये डायरेक्शन कि सर्विस चार्ज कैन नॉट बी मेड मैंडेटरी। आप कुछ भी लिख लो, वो नहीं हो सकता, इट्स ऑप्शनल। अगर कंज्यूमर पे करना चाहता है तो कर सकता है, नहीं करना चाहता तो नहीं कर सकता है। पर ये जो सारे लॉज वगैरह सब कुछ आते हैं ना, हर चीज लोग क्या क्या सोचते हैं, सर्विस चार्ज नहीं पेगा ना, मैं कोर्ट केस कर दूंगा। अ लॉट ऑफ टाइम्स कोर्ट केस फाइल करना इज नॉट द बेस्ट ऑफ द ऑप्शन। बहुत सारी चीज होती है, तो बहुत सारी चीजों में आपको नेगोशिएशन करना आना चाहिए। आप पहले बैठते साथ बात कर लो कि इफ यू आर सीइंग इट, यू जस्ट टॉक टू देम कि करोगे कि नहीं करोगे। नोबडी हैज दैट टाइम, वैल्यू योर टाइम, कि तुम हर चीज में कोर्ट केस नहीं फाइल करें। एंड एज अ लॉयर इवन आई विल टेल यू कि नॉट एवरीथिंग इज वर्थ परस्यूइंग अ कोर्ट केस। सो टेल मी वन थिंग, लाइक अकॉर्डिंग टू यू, आपके हिसाब से ऐसे कौन से टॉप 5 लॉज है जो हर इंडियन सिटीजन को पता होने चाहिए, जो उनके डे टू डे लाइफ में एप्लीकेबल हो गए? ठीक है, तो मैं इसको ना एकदम ऐसा स्टोरी जैसा बताती हूँ। तो मैंने एक बार एक बहुत अच्छी रिसर्च की थी। मैंने लॉ कॉलेज में उनके बारे में पहला पढ़ा था कि, और मैंने बताया था कि अगर मुझे बहुत सारे फंड्स मिल जाओ, मुझे एक बहुत बढ़िया मूवी बनानी हो एक रियल लाइफ हीरो के बारे में जिन्होंने पूरे इंडिया के हर एक इंसान को इम्पैक्ट किया है, तो मैं MC मेहता के ऊपर बनाऊंगी। वो एक लॉयर है, उनका एक NGO है MC मेहता फाउंडेशन, जो जिन्होंने हर इंडियन की लाइफ इतने गुना बेटर की। आपको पता है, हम जो स्कूल में इन्वायरमेंटल स्टडीज पढ़ते हैं वो उनकी वजह से। ही मेड दैट मैंडेटरी कि हर को किसी को पढ़ना चाहिए। सोचो अगर वैसे ही सिविक सेंस के बारे में कर दिया जाए या फिर लीगल स्टडीज के बारे में कर दिया जाए कि मैंडेटरी होना चाहिए, तो एवरीथिंग विल बिकम सो मच बेटर। तो इट ऑल्सो द फर्स्ट राइट दैट एवरीवन शुड नो अबाउट इज आर्टिकल 21। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब से बना हुआ है, वन आर्टिकल जिसको सबसे ज्यादा बार इंटरप्रेट किया गया, जिसको सबसे ज्यादा बार चेंज किया गया, एक्सपांड किया गया, दैट इज आर्टिकल 21। क्योंकि आर्टिकल 21 इंडिया के हिसाब से, हमारी सोसाइटी के हिसाब से, वक्त के हिसाब से बदलता रहा है। तो आपका राइट टू लाइफ से लेके राइट टू डेथ, स्लीप, इन्वायरमेंट, आप जो चीजें बोलना चाहो, हर चीज आर्टिकल 21 कवर करता है। मतलब अगर बाकी सारे आर्टिकल्स भी अगर आप हटा दो और आर्टिकल 21 रखो, it will protect your life and dignity and everything else. तो आर्टिकल 21 तो इज द हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो MC मेहता ने क्या किया, सो वो सबसे पहले हिज स्टंट स्टार्टेड जब वो ताजमहल देखने जाते हैं एंड ही सीज कि पूरा ताजमहल पीला पड़ चुका है और उनको समझ आता है कि आसपास जो इंडस्ट्रीज है उनके धुएं की वजह से हो रहा है। एंड ही फाइल्ड हिज फर्स्ट PIL। अब PIL क्या होता है, तो नॉर्मली जो हम केसेस फाइल करते हैं वो पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से होते हैं। PIL इज अगर कम्युनिटी इंटरेस्ट एट लार्ज इज बीइंग hindered, तो आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करते हो। यू कैन राइट अ नॉर्मल लेटर एंड सबमिट इट टू द कोर्ट एंड दैट विल बी ट्रीटेड एज PIL। तो हमको ऐसा था कि लॉ वाला कितना पेचीदा मामला हो सकता है, बट उनके यही PILs एंटरटेन किए जाते थे। उसके बाद अगले साल वो गंगा देखने जाते हैं एंड ही सीज द वाटर में कितने एफ्लुएंस है।
तो ताजमहल के केस में 250 कुछ इंडस्ट्रीज को लेटर भेजे गए थे कि तुम सूएज ट्रीटमेंट प्लांट कैसे कर रहे हो, तुम बताओ कि तुम सारे एफ्लुएंस ठीक से मैनेज कर रहे हो कि नहीं। नेक्स्ट ईयर गंगा वाले केस में 5000 इंडस्ट्रीज को, तो जो 250 सिटीज गंगा को कवर करती है, उन सबके सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बेटर हुए थे इनकी वजह से। ऐसे इतनी सारी चीजें उन्होंने बेटर किए ओनली थ्रू पीआईएल्स। तो 10 साल तक केस चला, वो 10 साल तक केस लड़ते रहे, इतने सारे इंडस्ट्रीज वाले उनको लेटर भेजते थे, थ्रेट्स भेजते थे, but all of that was made possible because of that person. So one person that every Indian should know about is MC Mehta, and one right that everyone should know about is Article 21. तो आज जो हमारा राइट टू लाइवलीहुड है, राइट टू स्लीप है, अगर कहीं म्यूजिक तेज बज रहा है और हम बोल रहे हैं कि नहीं उसको नहीं बजाना है, राइट टू क्लीन एनवायरमेंट की बात है, जो हसदेव फॉरेस्ट वाली चीज हो रही है, जो हैदराबाद में कांचा गाचीबाउली में हो रहा था, ऑल ऑफ दैट इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 के बारे में हर किसी को पता होना चाहिए। एक बेयर रीडिंग में भी आपको समझ में आएगा कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी 21। उसके अलावा अनदर राइट दैट एवरीवन शुड नो अबाउट इज राइट टू इन्फॉर्मेशन। बहुत सारी चीजें बेटर हुई है। वाई राइट टू इन्फॉर्मेशन? क्योंकि हमको लगता है कि अगर मैं, जैसे मैंने आपको मुंबई वाला एग्जाम्पल बताया, तो मुंबई वाले एग्जाम्पल में मुझे क्या पसंद आया कि ऑटो वाले लॉ फॉलो हो रहा है, देयर इज अ ट्रांसपेरेंट सिस्टम, आपको पता है कि कितना मीटर चल रहा है, तो आपको नहीं पता कि मतलब देयर इज लॉ एंड ऑर्डर, देयर इज ट्रांसपेरेंसी, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर एकदम आराम से जीने के लिए। राइट टू इन्फॉर्मेशन भी यही बोलता है कि ट्रांसपेरेंसी दे के गवर्नमेंट या पब्लिक अथॉरिटीज आप पे कोई एहसान नहीं करी, ट्रांसपेरेंसी इज अ मैटर ऑफ राइट। इसकी भी बहुत अच्छी स्टोरी है। तो इट ऑल स्टार्टेड 2 जगह से, महाराष्ट्र में भी और राजस्थान में भी। तो राजस्थान में कुछ वर्कर्स ने क्वेश्चन किया उनके वेजेस को लेकर और फेयर कंपनसेशन को लेकर कि हमारे पैसे कहाँ जा रहे हैं, एंड द पब्लिक अथॉरिटी हैड टू आंसर कि ये तो गुम हो जा रहे हैं मिडिलमैन के बीच में। दैट लेड टू स्टार्ट ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन कि आप पब्लिक अथॉरिटी से क्वेश्चन पूछ सकते हो। अनदर मूवमेंट विच इज वेरी पिविटल फॉर राइट टू इन्फॉर्मेशन इज अन्ना हजारे। आपने नाम सुना ही होगा। Yeah, of course. इंडिया अगेंस्ट करप्शन में उन्होंने इतना अच्छा काम किया था। उससे पहले उनका जो एक और इम्पोर्टेंट स्टंट था वो राइट टू इन्फॉर्मेशन को लेके था। तो महाराष्ट्र में उन्होंने हंगर स्ट्राइक्स की, लोगों के साथ लेके बहुत जनहित मूवमेंट किया, और उन्होंने बोला कि इंडिया एक सच्चा लोकतंत्र तब होगा जब हमें लोगों को जानकारी मिल पाएगी, तभी हम लोकतंत्र हो रहे हैं। उन्होंने बहुत हंगर स्ट्राइक्स की, जिस वजह से महाराष्ट्र का, स्टेट का, बहुत सारे एक्ट स्टेट्स की भी होते हैं, बहुत सेंट्रल लेवल के भी होते हैं, तो महाराष्ट्र का राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया, विच बिकेम अ मॉडल कोड, जिसको देख के पूरे देश का राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट क्या होता है? कोई भी पब्लिक अथॉरिटी हो सकती है, कोई भी सरकारी ऑफिस हो सकता है, चाहे वो पब्लिक स्कूल ही क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, अगर आपको उनसे पूछना है, चाहे वो एक ठेले से रिलेटेड क्वेश्चन हो या फिर रोड कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन हो कि इसमें अगर फंड्स डाले थे तो वो कब हुए, या फिर इतने टाइम से क्यों खुदा पड़ा, या फिर जो भी आपको पूछना है, एवरीथिंग दैट यू वांट टू क्वेश्चन अ पब्लिक अथॉरिटी, यू डोंट नीड टू बी अफ्रेड, यू कैन आस्क देम, बिकॉज ट्रांसपेरेंसी इज अ wow. मैटर ऑफ राइट। और राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए ना द पोर्टल इज सो सिंपल, आप ऑनलाइन जाओ, सब कुछ बहुत सिंपल दिया हुआ है। जैसे वो ट्विटर का अपन जो 80 वर्ड या 90 वर्ड को बहुत तारीफ करते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन भी सिंपल है। आप बताओ आपको कौन से डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछना है, आपको क्या क्वेश्चन पूछना है, एंड they have to respond to I think within 60 days और 90 days। बस ये होना चाहिए कि नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच नहीं होना चाहिए, एंड यू कैन एक्सरसाइज इट। तो बहुत सारी बार अपन देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज होती है, वो आपको डिग्री नहीं दे रही होती है, या फिर आपके पैसे नहीं रिटर्न कर रही होती है, या फिर क्वेश्चन पेपर चेक नहीं कर रही है, या हमको लगता है कि किसी की अपॉइंटमेंट ना इस ऑफिस में बिना क्वालिफिकेशन की हो गई। यू कैन क्वेश्चन ऑल ऑफ दैट अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन। So right to information is Wow. another thing that everyone should know. I remember this because जब हमारे CA के एग्जाम्स जब होते थे, उसके बाद जो सब लाइक सर्टिफाइड कॉपीज होती है वो मंगवाने के लिए RTI वाज द एक्ट, जहाँ पर हम लोग को सिर्फ 10 रुपीज देने होते थे पर पेपर, एंड 10 रुपए देके आप आपकी आंसर शीट भी मंगवा सकते हो, एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ द RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो अभी जो इतने सारे एग्जाम का डिले चल रहा है, जुडिशरी एग्जाम का डिले चल रहा है, या फिर रिजल्ट नहीं आ रहा है, एंड जुडिशरी के लिए अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है तो मतलब उसने 3 से 5 से 6 साल लगा दिए अपने जीवन के, और 2-2 साल अगर आप नहीं करते तो अपर एज लिमिट अगर वो इंसान रीच कर जाएगा तो उसका तो पूरा करियर का ग्राफ खत्म। सो यू कैन क्वेश्चन द अथॉरिटीज कि भाई तुम कब कराओगे, रिजल्ट कब आएगा। अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन कुछ भी पब्लिक अथॉरिटी के गैम्बिट में आता है, इवन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस और एनीथिंग, यू कैन क्वेश्चन दैट। वाओ। एंड लेट्स से लाइक अभी मुंबई में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम चल रहा है वो रोड कंस्ट्रक्शन का चल रहा है, स्पेशली इन बांद्रा एंड जुहू, जहाँ पर बहुत सारे रोड्स आर डग अप, एंड दैट इज लाइक सिंस आई मीन 6 months और इवन 1 year फॉर दैट मैटर। सो उस पे भी मतलब कुछ ऐसे हम पूछ सकते हैं? आप पूछ सकते हो BMC को, बिकॉज दे आर पब्लिक अथॉरिटी। तो अगर कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई ऑफिस है, इवन प्राइवेट स्कूल भी फॉर दैट मैटर, अगर गवर्नमेंट से एडेड है, आप उनसे भी पूछ सकते हो कि तुम क्या करा रहे हो, क्यों नहीं करा रहे हो, हर चीज। तो अगर पब्लिक अथॉरिटी मतलब, तो वही हमको क्या लगता है कि क्या क्यों पूछना, क्यों, अपन इंडियन माइंडसेट वही होता है कि अपन को लगता है कि क्यों ही परेशान करना।
पर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आपको ये बताता है कि नहीं, ट्रांसपेरेंसी तो फर्स्ट चीज है, यू स्टार्ट विद दैट. तो Yeah, दैट इज आल्सो वेरी नाइस. got it. Any other right or law you So think there's everyone should know? अनदर राइट इज, जो मुझे लगता है कि इतना बढ़िया हाउ इंडिया चेंज्ड की स्टोरी मेरे को लगती है, इज द राइट टू एजुकेशन एक्ट. तो जब अपन आजाद हुए थे ना, तो अपन बहुत ही ऐसा था कि पार्टीशन की प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, कास्ट बेस्ड प्रॉब्लम, बहुत सारी चीजों से अपन जूझ रहे थे. तो बहुत सारा अपन ने प्रायोरिटाइज किया था कि रोटी कपड़ा मकान इज एसेंशियल, तो उसको लेके फंडामेंटल राइट्स बना दिए थे. बहुत, तो अपने पास 3 है, फंडामेंटल राइट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है और फंडामेंटल ड्यूटी है. ये 3 सेगमेंट कैसे कि बहुत जो एसेंशियल हो गए वो फंडामेंटल राइट, जैसे आर्टिकल 21 हो गया, नो डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, ये सब हटाना है. ये हमने फंडामेंटल राइट की, एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए हम ये ऐसे स्टार्ट करते हैं. उसके बाद सोचा गया इतने ज्यादा फंड्स तो अपने पास है नहीं, तो कुछ आगे की ड्रीम्स भी सिक्योर कर किए जाए. तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बना दिए कि आगे जाके जब हमारे पास फंड्स आएंगे तो हम इनको भी लाने का ट्राई करेंगे. फिर फंडामेंटल ड्यूटीज भी बनाएगी कि सिर्फ सिटीजन के पास सिर्फ राइट्स नहीं होने चाहिए, उनकी कुछ ड्यूटी भी होनी चाहिए. जैसे आपको नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी, ऐसा 3 सेगमेंट किया गया. तो राइट जो एजुकेशन था वो एज अ मियर पॉलिसी, वो राइट नहीं था. और इसलिए हमने लगा था कि जब हमारे पास बहुत पैसे होंगे तब हम एजुकेशन को एज अ मैटर ऑफ राइट बनाएंगे. तो ना बहुत सिक्लिकल हो गया था कि हम एजुकेशन को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे थे और गरीबी चले जा रही थी, और एजुकेशन को प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि गरीबी चल रही थी. एंड देन इन 2002 समवेयर समवन सेड कि जब तक हम एजुकेशन को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे ये साइकिल ब्रेक ही नहीं होगा. एंड दैट्स व्हेन राइट टू एजुकेशन एक्ट मतलब हट के आर्टिकल 21A बना, विच बिकेम अ फंडामेंटल राइट, जो क्लियरली ये बोलता है कि 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी. तो समझो कि अगर ये बस्ती वाला एरिया है और बच्चे के आसपास कोई स्कूल नहीं है, तो वो क्या बोलेगा, बहुत दूर जाना पड़ रहा है एंड फिर मैं नहीं जा सकता. तो अगर पास में कोई प्राइवेट स्कूल भी हो, वो प्राइवेट स्कूल को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, रीइंबर्समेंट स्टेट गवर्नमेंट देगी. Oh, तो अब wow. स्टेट गवर्नमेंट को रीइंबर्समेंट ना देना पड़े, इसलिए वो क्या करेगा, वहां पे गवर्नमेंट स्कूल खिलाएगा. और बच्चे को स्कूल पहुंचाने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की है. बच्चे के माँ बाप की तो सेकेंडरी हो गई. द स्टेट हैज टू इंश्योर कि 6 से 14 साल का हर बच्चे को एजुकेशन मिल रही है. तो इसके अंदर मिड डे मील स्किल सब कुछ कवर होती है. और इसमें ना जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उसमें भी इंश्योर किया गया कि इट्स नॉट जस्ट ऑन पेपर, रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं कि जो टीचर्स है उनसे आप एजुकेशन का ही काम करवा रहे हो, ऐसा नहीं कि कुछ और काम करवा रहे हो जो सिर्फ ऑन पेपर एग्जिस्ट करती है. तो राइट टू एजुकेशन एक्ट इज वन एक्ट जिससे, एंड आर्टिकल 21 है, वन फंडामेंटल राइट, बहुत न्यू है, जिससे मुझे लगता है कि हाँ हमने एजुकेशन को प्रायोरिटाइज किया है. अ लॉट ऑफ मूवमेंट्स हैव स्टार्टेड बिकॉज ऑफ दैट. सो दैट्स अनदर राइट दैट एवरीवन शुड नो. सो ये प्राइमरीली जो रूरल एरियाज में जो लोग हैं उनको काफी बेनिफिट होगा जिसके विसिनिटी में मुंबई इज द मोस्ट स्पेंडर. मतलब देखो, राइट टू एजुकेशन में ये होता है कि अगर आप प्राइवेट स्कूल में जा रहे हो तो स्टेट को देना पड़ता है. तो अगर हम स्टेट वाइज देखें कि कौन सा स्टेट गवर्नमेंट सबसे ज्यादा रीइंबर्समेंट दे रहा है, दैट इज मुंबई एंड महाराष्ट्र. तो सबसे ज्यादा यहाँ, तो इट्स नॉट जस्ट रूरल, एवरीवेयर. अच्छा, एवरीवेयर. सो मतलब आप बोल रहे हो कि मुंबई में भी अगर कोई है तो वो भी ये बेनिफिट ले सकता है. हाँ. 6 to 14 इट्स years नॉट का. जस्ट द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. Okay. एवरीवन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 उसको पढ़ना है ही. अब इसमें ये चेंज लाया जा रहा है, सबको बजट कट्स करने होते हैं, तो सब ये कर रहे हैं कि अगर आपके आसपास गवर्नमेंट स्कूल है तो आप पहले प्राइवेट नहीं जाओगे, आपको फिर गवर्नमेंट स्कूल जाना पड़ेगा. ओके, गॉट इट. फेयर. एंड आपने बताया आर्टिकल 21 में बहुत सारे राइट्स है, राइट टू स्लीप, राइट टू लाइफ एंड डेथ एंड ऑल. तो इसमें क्या एग्जैक्टली है, लाइक राइट टू स्लीप अगर बात करते हैं तो ऐसे क्या चीजें आर्टिकल 21 में जो लिखी है लाइक विच वी शुड नो? जैसे आपने बताया कि कोई म्यूजिक अगर होता है तो वो क्या क्या ये सब तो राइट्स? आर्टिकल 21 सबसे बेस लेवल के ग्राउंड रियलिटी वाले राइट्स भी कवर करता है और एस्पिरेशनल राइट्स भी कवर करता है. तो जैसे हमने मूवीज में देखा गया है कि प्रिजनर्स को बहुत टॉर्चर किया जाता है, उनको सोने नहीं देता है, तो आर्टिकल 21 उनकी राइट टू स्लीप भी प्रोटेक्ट करता है कि दे ऑल्सो हैव दिस राइट टू स्लीप. और एक नॉर्मल अर्बन एलिट की कि अगर मैं मुंबई के सबसे पॉश एरिया में भी रह रही हूँ, 10 बजे के बाद म्यूजिक नहीं बजना चाहिए, मैं उसका राइट टू स्लीप भी प्रोटेक्ट करता हूँ. तो अभी ये अलाउड नहीं है 10 बजे के बाद अगर म्यूजिक रहा तो? हर स्टेट की अलग अलग रेगुलेशंस रहते हैं कि कितने बजे तक आप कर सकते हो. बट आई थिंक यू कैन फ्लैश सम ऑफ द नंबर्स. जैसे रायपुर में अभी थोड़े दिन पहले बहुत आंधी तूफान आ रहा था एंड अ लॉट ऑफ पीपल डिड नॉट नो कि नॉर्मल अगर कहीं आग लग जाए तो कौन सा टोल फ्री नंबर कॉल करना चाहिए, अगर लाइट चले तो कहाँ कॉल करना चाहिए. तो ये सारे ना राइट्स होते हैं कि अगर आपको म्यूजिक डिस्टर्ब करे, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ स्टेट्स का एडवाइजरी 10 बजे का होता है कि 10 बजे के बाद नहीं बजाते, एक्सेप्ट अगर क्या बोलते हैं रिलीजियस वाली कोई चीज चल रही तब हो सकता है. बट मोस्ट टाइम इट्स 10 o'clock. बट ये क्लोज्ड, अगर क्लोज डोर्स में हो रहा है तो फिर चला सकते हैं. हाँ. तो ओपन डोर्स में नहीं होगा. तो कैसे होता है, जैसे सोसाइटीज हो गई तो उनकी बायलॉज हो जाते हैं, तो अगर सोसाइटी मेंबर साथ में मिलकर दे आर अग्रीइंग टू इट
तो इट्स अ डिफरेंट थिंग। पर अगर बाजू में कोई पर्सन जाता है, यू कैन कॉल पुलिस और उनको कंप्लेन कर सकते। जैसे रायपुर में हम करते हैं कि अगर शादी हॉल आसपास में या फिर बारात निकल रही है, यू कैन कॉल देम और रूल्स ही चेंज हो जाते हैं। तो अब अगर आप शादी के लिए बुकिंग करने रायपुर में जा रहे हो, तो वो बोल देंगे कि फिर ये जो संगीत का प्रोग्राम है ना, ये आप अंदर शिफ्ट करें ना, क्योंकि 10 बजे का हम म्यूजिक नहीं चला सकते। सो थिंग्स विल बी फॉलोड इफ वी असर्ट इट। तो मैं वो बोली, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, इट इज अभी एग्जिस्ट करता है तो हमको लगता है कि हाँ ये तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, बट व्हेन नहीं करता था तो थिंग्स वर देयर। आर्टिकल 21 की अगर मैं कुछ रीसेंट राइट्स की आपको बात करूं कि कौन से नए नए राइट्स आए, तो जो हमारा राइट टू प्राइवेसी है, तो जो आधार जजमेंट आया था केस पुट्टास्वामी वाला, उसमें क्या था, अब सोचो 2017 या 18 के आसपास आपसे बोला जा रहा है कि आप बायोमेट्रिक अपने सारे फिंगरप्रिंट्स वगैरह सब कुछ सबमिट करो गवर्नमेंट के डेटा के लिए, और ये प्राइवेसी चीज कॉल आउट की गई थी कि ये तो मेरे प्राइवेसी का शेयरिंग हो रहा है। तो राइट टू प्राइवेसी भी आर्टिकल 21 में इंक्लूडेड है। सबसे रीसेंट राइट जो ऐड किया गया है वो है राइट टू डाई। तो यूथनेशिया का केस है, बहुत सारी कंट्रीज में नहीं एग्जिस्ट करता है। तो मुंबई का एक KEM हॉस्पिटल था, वहां पे अरुणा शानबाग नाम की नर्स काम करती थी। वन फाइन डे शी वाज ब्रूटली सेक्सुअली असॉल्टेड, और फिर वो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चली जाती है। फॉर द नेक्स्ट 32 ईयर्स वही हॉस्पिटल का स्टाफ उनका टेक केयर करते हैं, जो सारे फैमिली मेंबर्स रिनाउंस कर देते हैं। वो जो इंसान है उसको सिर्फ 7 साल की सजा होती है, बिकॉज उसने रेप नहीं किया होता, उसने सोडोमी किया होता है। और तब हमारा IPC जो था वो सोडोमी को पीनलाइज नहीं करता था। सोडोमी मतलब ओरल सेक्स जो होता है, Okay. जस्ट क्लियरली रेप। अब वो हेविली पीनलाइज है, पर तब नहीं था। तो 7 साल में वो छूट जाता है। एंड दिस वुमेन, दिस विक्टिम, वो 32 ईयर्स तक परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में ही रहती है। तो उनकी एक लॉयर रहती जो उनकी केस को कवर कर रही होती, हु बिकम हर फ्रेंड, वो सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल करती ये बोलने के लिए कि ये जो लाइफ है ना, शी इज जस्ट बीइंग देयर एंड देयर इज नो साइन कि इट कुड गेट बेटर। हाउएवर कभी कभी आंख फ्लिंच कर लेती थी या कुछ कर लेती थी। उन्होंने बोला कि लेट्स एंड हर लाइफ। पैसिव यूथनेशिया, तो 2 टाइप की यूथनेशिया होता है। एक होता है एक्टिव, जब आप कुछ एडमिनिस्टर करके किसी की लाइफ एंड कर देते हो, विच इज नॉट लीगल इन इंडिया, विच इज नॉट लीगल इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। द अदर इज पैसिव यूथनेशिया, जिसमें फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसान सिर्फ वेंटिलेटर पे है या फिर लाइफ सस्टेनिंग ड्रग्स पे है एंड यू नो नथिंग इज गेटिंग बेटर, या फिर वो इंसान अपने खुद के डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो आप उनके बिहाफ पे पैसिव यूथनेशिया का डिसीजन ले लेते हो। उसमें यू नॉट एडमिनिस्ट्रिंग समथिंग, आप बस उनको लाइफ सपोर्टिंग चीजों से हटा देते हो ताकि उनकी जो मिजरी है, जो भी दर्द है, वो खत्म हो जाए। सो पैसिव यूथनेशिया इज लीगल इन इंडिया। माय गॉड, मतलब एज इन लाइक अगर किसी की लाइफ जो है वो ऑलमोस्ट लाइक जैसे वेंटिलेटर पे एंड ऑल, तो ये पैसिव यूथनेशिया देके लाइक द लाइफ विल कम टू एन एंड। अ लॉट ऑफ पीपल थिंक इट्स वेरी सिमिलर टू सुसाइड, पर नहीं है। बहुत सारे डायरेक्टिव्स है, बट हाउ इट्स मेड इजी। फॉर एग्जाम्पल अगर पैसिव यूथनेशिया वाली चीज नहीं होती, तो सोचो यू जस्ट हैव टू सी योर फैमिली मेंबर इन मिजरी, इन हॉस्पिटल बेड। अ लॉट ऑफ टाइम्स आपका पूरा फाइनेंसेस तो है ही नहीं, द इमोशनल बर्डन की वो कितने दुख दर्द से बीत रहा होगा, एंड यू नॉट इवन एबल टू कम्युनिकेट कि हाँ मुझे दर्द हो रहा है। तो पैसिव यूथनेशिया की गाइडलाइंस है, एक आप ऐसे स्टेट पे होने चाहिए जहां से देयर इज नो टर्निंग बैक, देयर इज नो कि हो सकता है, एंड यू आर नॉट एबल टू टेक डिसीजन ऑन योर ओन। द मेडिकल गाइडलाइंस ने भी बोल दिया देन, और दर्द इतना ज्यादा होता है कि कोई मतलब नहीं होता है, देन यू कैन एंड इट। बट इसमें फिर एक बात बता, तो कंसेंट की अगर बात करें तो नाउ दैट पर्सन इज नॉट इन अ पोजीशन टू टेक डिसीजन, तो उनके फैमिली मेंबर्स का कंसेंट लेना पड़ता होगा। तो अरुणा शानबाग केस में इसीलिए, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी बैक, तो जब पिंकी विरानी जो लॉयर पिंकी थी, उन्होंने केस फाइल किया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पिटिशन कैंसिल कर दी थी, ये बोलते हुए यू आर अ फ्रेंड, यू आर नॉट अ फैमिली मेंबर, और तुम एक्चुअली टेक केयर नहीं कर रहे, वो तो हॉस्पिटल का स्टाफ है जो कर रहा है। सो पैसिव यूथनेशिया का पिटिशन रिजेक्ट कर दिया गया था। शी डाइड ऑफ निमोनिया और नेचुरल डेथ से ही हुआ था। पर उसके बाद पैसिव यूथनेशिया उस जजमेंट से, अरुणा शानबाग के जजमेंट से, पूरे गाइडलाइंस फ्रेमवर्क किए गए इंडिया में पैसिव यूथनेशिया के लिए कि कब आप कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर पे कोई है ऐसा, तो आप मेडिकल प्रोफेशनल से ले सकते हो, देन यू कैन फाइल अ पिटिशन टू द हाई कोर्ट, जो भेजेंगे टेस्ट करने के लिए सही है, एंड यू कैन लेट गो ऑफ द पेशेंट और द पर्सन ऑफ द मिजरी। इसी का और बताइए 2023 में आया था, एंड बैंगलोर बिकेम द फर्स्ट एरिया टू डू दिस। लिविंग विल का एक कंसेप्ट होता है। तो अपन कैसे करते हैं, अपन इंश्योरेंस क्यों लेते हैं, ये सोच के ना कि आगे अगर कुछ हो तो प्रिकॉशनरी मेजर करते हैं। तो लिविंग विल का एक कंसेप्ट होता है, एंड आई थिंक अपने ना डेथ बहुत टैबू टॉपिक है, बट वी शुड डिस्कस इट वेरी ओपनली। मैंने अपने घर वालों के साथ किया हुआ है कि समझो कि अगर
आगे जाके मेरा कोई भी अगर एक्सीडेंट हो जाता है, मैं किसी ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाती हूँ जहाँ पे मैं अपने बिहाफ पे डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ, तो आई कैन राइट इट डाउन एंड लिविंग विल कि अगर मैं ऐसे पहुंचती हूँ तो क्या मैं लाइफ सस्टेनिंग मेडिसिन और ड्रग्स में रहना चाहूंगी या मैं नहीं रहना चाहूंगी। आई कैन राइट बोथ ऑफ इट कि तुम सारे साम दाम दंड लगा दो मुझे जिंदा रहने के लिए, वो भी लिख सकती हूँ। और मैं ये भी लिख सकती हूँ, नो आई वुड लाइक अ लाइफ विद डिग्निटी, आई वुड नॉट लाइक टू गो थ्रू दिस। अगर कुछ ऐसा होता है प्लीज प्रेफर इट। आप लिविंग विल लिख सकते हो, दैट्स लीगल इन इंडिया। आपको 2 विटनेसेस चाहिए होते हैं, आप उसको नोटराइज कराओ, ऐसे करवाओ, और दैट्स लीगल इन इंडिया। वाओ। एंड बैंक, और हम धीरे धीरे करके ना उसका जो भी सारा है सब कुछ बहुत इजी करते जा रहे हैं। तो बैंगलोर बिकेम द फर्स्ट स्टेट जिसने सब कुछ बहुत ही इजीली सब कुछ कर लिया है। Got it. So you're saying basically that in India people have the Right right to to die. die also. My God, मतलब suicide is not the only way. हाँ, एंड सुसाइड एंड राइट टू डाई तो बिल्कुल ही अलग है। Yeah. राइट टू डाई में आप लोग ले रहे बिकॉज देयर इज नो टर्निंग बैक, तो शुड नॉट बी कंपेयरिंग टू सुसाइड। पर हाँ, राइट टू डाई लेना बहुत ही अच्छी बात है। वाओ, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये पता ही नहीं था मेरे को, तो बहुत ही नई चीज़ है। तो अभी सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट लॉज एंड ऑल, सो व्हाट आई विल डू इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स इज दैट कि आई जस्ट ट्राई टू स्टेप इनटू द शूज ऑफ द ऑडियंस, एंड जो डेली लाइफ में सिचुएशंस होती है वो केस में क्या क्या लॉज एप्लीकेबल है और क्या क्या अवेयरनेस होनी चाहिए, आई विल आस्क क्वेश्चंस ऑन देयर बिहाफ। ठीक है। सो फर्स्टली अभी देखो, अज्यूम करते हैं कि कोई एक सैलरीड इंडिविजुअल है जो अभी एक कंपनी में जॉब कर रहा है। क्या राइट से एक एम्प्लॉय को, जो इंडियन लेबर लॉ है उसके अंदर क्या क्या उसको राइट से और क्या क्या उसको पता होना चाहिए इफ ही इज वर्किंग अंडर एन एम्प्लॉयर? ओके, तो डिफरेंट टाइप ऑफ एम्प्लॉय, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्कर्स हो सकते हैं। जैसे अगर एकदम बेस लेवल से स्टार्ट करें, अगर कोई फैक्ट्री वर्कर है तो वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर कवर होगा। एंड इट सेज कि अगर आप 1 साल से किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो तो आपको निकालने से पहले एटलीस्ट 1 मंथ ऑफ नोटिस और 1 मंथ ऑफ सैलरी आपको देनी ही होती है। दूसरा, अगर समझो कि आप कोई प्राइवेट कंपनी में शॉप्स या मॉल्स में काम कर रहे हो तो आप शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंदर कवर करोगे, विच सेज कि अगर आप 3 महीने से काम कर रहे हो तो आपको 1 मंथ की नोटिस या फिर उतना इक्विवेलेंट पे करना होगा। फिर अगर हम आ जाते हैं ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में कि अपन जैसे काम करते हैं, देन तो टर्म्स एंड कंडीशंस सब कुछ उसमें आ जाता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपना ऑफर लेटर देखो। द लॉज आर ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर प्रोबेशन, कि अगर आप कोई प्रोबेशन में हो तो भी ऐसा नहीं कि आपको कभी भी निकाला जा सकता है। तो इसलिए ना जब लोग ज्वाइन करते हैं तो दे आर वेरी ग्रेटफुल, अरे जॉब मिल गई, और बहुत सारी सुध बुध खो बैठते हैं। पर जब आपको जॉब मिल भी रही है, टेक 2 मिनट्स एंड आस्क देम टू सेंड यू एन ऑफर लेटर। और उसमें आप फाइन प्रिंट्स पढ़ सकते हो कि अगर आपको हटाया जा रहा है तो नोटिस पीरियड कितने महीने का हो सकता है। अ लॉट ऑफ कंपनीज आर ऑल्सो ओके इन एक्सटेंडिंग द नोटिस पीरियड, कि अगर 2 महीने की है और समझो कि कोई रायपुर से मुंबई शिफ्ट हुआ है तो आपका लॉक इन पीरियड यहाँ पे जहां आपने घर लिया हो सकता है वो 3-4 महीने का हो, एंड यू कैन डिस्कस एंड एक्सटेंड दैट। तो फाइन प्रिंट पढ़ने के लिए ऑफर लेटर मंगवाना चाहिए। नॉर्मली आई थिंक ऑफर लेटर के हिसाब से 1 मंथ इज द मिनिमम नोटिस पीरियड जो आपको देना पड़ता है। प्रोबेशन के टाइम पे भी देना होता है। अगर ये सारी चीजें हो भी रही है तो बहुत सारे बेस चीजें होती है, जैसे इट कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटरी, डिस्क्रिमिनेशन की बेसिस पे नहीं हो सकता। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप पर्सनल क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते। जैसे आप बहुत बार देखा गया है बायसनेस, स्पेशली वाइल एम्प्लॉइंग वुमेन ऑफ अ सर्टेन एज, कि अगर आप 32-35 के ऊपर हो तो ये सोच लिया जाता है कि दैट दे मस्ट बी प्लानिंग फॉर देयर प्रेगनेंसी, तो उनको एम्प्लॉय नहीं किया जाता है। बिकॉज मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट अगर 10 लोगों की भी कंपनी हो तो उन पे अप्लाई होता है, प्राइवेट पे अप्लाई होता है, पब्लिक सब पे अप्लाई होता है। तो आई लाइक टू टॉक अबाउट मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट। तो मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट क्या बोलता है कि समझो कि मैं 1 साल के लिए किसी कंपनी में काम कर रही हूँ और 1 हफ्ते बाद मेरा खत्म हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट, और मैं आज बता देती हूँ कि आई वॉन्ट मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट, तो अगले आई थिंक इट रन्स फॉर 24 वीक्स और 26 वीक्स की मेटर्निटी बेनिफिट होती है। तो 1 हफ्ते बाद जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था, नाउ द एम्प्लॉयर कैन नॉट फायर मी, ना ही मुझे डिमोट कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। तो वो चीज की वजह से ना अ लॉट ऑफ टाइम्स एम्प्लॉयर्स आस्क पर्सनल क्वेश्चंस, आर यू प्लानिंग टू गेट मैरिड, व्हाट इज योर फैमिली सिचुएशन, एंड ऑल ऑफ दैट इज नॉट अलाउड। अब ये नहीं हो सकता कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं एंड आप अपने राइट्स का झंडा गाड़ रहे हैं, पर इसलिए राइट्स इवोक करने से पहले आपको नेगोशिएशन एंड डी एस्केलेशन आना चाहिए। नॉट एवरीथिंग की आई विल सी यू इन कोर्ट बोलना बहुत आसान है, बट इट हैम्पर्स यू अ लॉट ऑफ टाइम्स। जब तक कोर्ट का डिसीजन आएगा तब 2-3 साल हो चुके होंगे। तो नेगोशिएशन करना आना चाहिए, बात करना आना चाहिए। यू शुड ऑलवेज स्माइल, टेक अ मिनट एंड डी एस्केलेट थिंग्स, दैट ऑल्सो हेल्प्स। तो मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट के कारण अ लॉट ऑफ टाइम्स, इसको ना एक नोबेल प्राइज भी मिला इकोनॉमिक्स में, जिसको बोलते हैं मदरहुड पेनल्टी, जिसमें देखा गया कि विमेन हाँ एंट्री लेवल पोजीशन में या मिड लेवल पोजीशन में तो बहुत जल्दी आ जाती है, पर सीनियर लेवल पोजीशन पे नहीं जा पाती है। बिकॉज जब वो इस एज में आती है तो या तो जब वो वापस आती है तो उन्हें डिमोट कर दिया जाता है, या फिर उनको प्रोजेक्ट्स में नहीं इन्वॉल्व किया जाता, बिकॉज दे नो कि 2-3 साल तक उनका
थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज रहेगा, नर्सिंग ब्रेक्स वगैरह रहेंगे। तो इंडिया का जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, आई थिंक इट केम इन 1946, नहीं 1986 और वेरी अर्ली इट केम, एंड इट गारंटीज ऑल ऑफ दैट। और प्राइवेट कंपनीज है, तो अगर 10 लोगों की कंपनी है तो भी उसमें लगता है। एंड इट से बहुत क्लियर है, अगर आपका एक या दो बच्चे हो रहे हैं तो आपको 24 हफ्तों की या फिर 26 हफ्तों की मैटरनिटी बेनिफिट मिलती है। तीसरा बच्चा हो तो 12 हफ्तों की मिलती है। एंड इट ऑल्सो अप्लाइज टू अडॉप्शन एंड सरोगेसी के केस में, अगर आपका मिसकैरेज हो गया तो भी आपको मिलता है। तो ऑल ऑफ दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। इसके अलावा पॉश के बारे में सबको पता होना चाहिए। नाउ बोथ ऑफ दीज थिंग्स ना ये थोड़े जेंडर न्यूट्रल नहीं है। जैसे मैटरनिटी बेनिफिट, पैटर्निटी बेनिफिट मिलता है कि नहीं मुझे नहीं पता, बाहर की कंपनी से डेफिनेटली मिलता है। इंडिया में कितनी कंपनीज देती हैं डिस्क्रिशनरी, इट्स नॉट मैंडेटरी कि वो दे उनको। पॉश तो डेफिनेटली जेंडर न्यूट्रल नहीं है एज ऑफ नाउ। पॉश यही अज्यूम करता है कि इसमें जो विक्टिम होगी वो वुमेन होगी और जो परपेट्रेटर होगा वो मेन होगा। तो अगर मेन के साथ ऑफिस में हो रहा है, दे कैन नॉट इवोक पॉश, बट वुमेन कैन सीक अ लॉट ऑफ प्रोटेक्शन। तो अगर आपकी 10 लोगों से ज्यादा की कोई कंपनी है तो द लॉ मैंडेट्स कि आपके पास एक इंटरनल कंप्लेंट कमिटी होनी चाहिए। फिर जो विक्टिम है उसको भी 2 महीने के अंदर बताना होता है कि ये कंप्लेन हुई है, एंड विद इन 60 और 90 डेज आपको पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके एक्शन लेना ही होता है। तो ये भी देखा गया कि जब भी कोई पॉश की कंप्लेंट डालता है ना, कंपनीज क्या करती है, दोनों लोगों को फायर कर देती है, विक्टिम को भी हटा देती है, परपेट्रेटर को भी हटा देती है। दैट कैन नॉट बी डन। यू हैव टू असाइन अ रीजन, इंटरनल कंप्लेंट कमिटी, कि आपने इसमें क्या इन्वेस्टिगेशन लिया और आपने ये क्यों लिया। तो इसलिए इन सारी चीजों को पढ़ना जरूरी है। तो मेरे को ना यही समझ में आया कि लोग क्या करते हैं जब वो बहुत अग्रीव हो जाते हैं। जिसमें एक केस आपके साथ बताऊं। मैं अभी दिल्ली से रायपुर वापस आ रही थी, एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, जब भी लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम कहाँ से, एंड ऐसे रायपुर, और फिर बोलते हैं हाँ मैं भी तो झारखंड आया हूँ। तो मुझे समझ में आता है, नॉट देयर फॉर, मेरे को ये सारी सिटीज के बारे में नहीं पता है, होना चाहिए, नहीं पता है। आई सी अ लॉट ऑफ पीपल बीइंग कंफ्यूज बिटवीन रांची एंड रायपुर, सेम आसपास ही बने दोनों ऐसे। तो अब मैं एयरपोर्ट पहुंचती हूँ, और मैं 2-3 बजे से ही एयरपोर्ट पहुंचे, शाम को 6:30-7 बजे की फ्लाइट रहती है। दिल्ली एयरपोर्ट में ना थोड़ा दूर जाने के बाद, लाउंज के पास जाने पर बहुत दूर तक वो टीवी नहीं है डिस्प्ले करने के लिए आपकी फ्लाइट का गेट नंबर क्या हो, क्योंकि मैं इतने पहले चले गई तो मुझे पता ही नहीं था गेट नंबर क्या है। वो तो मैंने स्टार्टिंग में देख लिया था कि 29B है, तो हाँ बढ़िया, अपन बैठ गए, बुक पढ़ रहे, सब कुछ हो रहा है। देखे धड़धड़ाते हुए मैं 29B के पास गई। वहां पे एक जो मैम थी वो चिल्ला रही थी कि नहीं 29B से हट के 31B हो गया है, नो 31A। और मुझे कोई मैसेज नहीं आया गेट चेंज का। और डीजीसीए का डायरेक्टिव यही बोलता है कि अगर कोई भी गेट चेंज हो रहा है विद इन 30 मिनट्स आपको SMS ईमेल के थ्रू बताना ही है। अब मुझे बताओ कि अगर कोई स्पेशल नीड्स का इंसान है या फिर उसको लैंग्वेज नहीं समझ, हाउ विल दैट पर्सन कैच अप, या कोई अगर वॉशरूम में सोलो ड्राइवर, वो कैसे कैच अप करेगा ना कि वो। तो चलो हम 31B पहुंचे, अचानक से एक इंसान, और 20 मिनट डिले हो गई रायपुर की फ्लाइट, और बाजू में रांची। एक इंसान दौड़ दौड़ के आता रहा था कि अरे रांची की फ्लाइट का क्या हुआ, तो बोलते रांची की फ्लाइट तो जा चुकी है। बोला मैं तो अभी थोड़ी देर पहले आया, आपने मतलब 20 मिनट डिले, और 20 मिनट डिले हुई थी रायपुर की फ्लाइट। एंड नाउ ही इज स्क्रीमिंग एट द टॉप ऑफ हिज लंग्स। हो सकता है फ्लाइट टिकट ज्यादा लास्ट मिनट आर वेरी एक्सपेंसिव, अगर आप 2-3 घंटे के लिए छूट गए देन अ लॉट ऑफ टाइम आपकी अपॉर्चुनिटीज मिस आउट हो सकती है, बट दे आर नॉट एंटरटेनिंग हिम। और वो पूरा चल रहा है सब कुछ, वाइस वर्सा भी होता है, कभी कभी बहुत गलत तरीके से भी होता है, बट आई कुड सेंस कि ही इज बीइंग राइट, क्योंकि मेरे दिमाग में अभी, क्योंकि दिल्ली के इवेंट में आई सॉ लॉट ऑफ पीपल बीइंग कंफ्यूज्ड बिटवीन रांची एंड रायपुर ना। फिर मैं गूगल करती हूँ सारी चीज, क्योंकि मुझे ना ऐसा था कि यार ये मेरे साथ हो रहा था तो मैं क्या कर रही होती है, ऐसा करके मैं भी घबरा जाती। तो आई सॉ कि डीजीसीए का ये है कि 30 मिनट्स के अंदर आपको स्पेसिफाई करना होता है। तो आई वेंट टू दैट पर्सन एंड आस्क्ड कि आपको कोई मैसेज आया? ही सेड नहीं, मुझे कोई मैसेज नहीं आया, मैं यहीं से आके पूछ। तो आई सेड कि आप फिर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, यू विल गेट योर। तो वो चले जाते हैं। अगेन द गेट चेंज्ड, 31B से 33 हो जाता है, एंड आई सॉ आई गॉट नो, एंड इट्स बीन 40 मिनट्स दैट आई बीन सिटिंग देयर, कोई नहीं आता है। और फिर कंफ्यूजन भी हो रहा है कि 33 है कि 31, तो आसपास है तो हो गया। 33 हुआ, मैं अपने टिकट दिखा रही हूँ, उनसे मैंने पूछा कि कोई मैसेज नहीं है, तो बोला कि लास्ट मिनट है ना। 40 मिनट्स कहाँ से, जैसा हम बस लास्ट क्यू में जो प्लेन के अंदर घुसने नहीं वाला है वो स्कैन बस। एंड शी सेज दिस कि लास्ट बोर्डिंग अनाउंसमेंट फॉर रांची। तो शी वाज कंफ्यूज्ड बिटवीन रायपुर एंड रांची टिल द वेरी लास्ट, एंड एवरीवन वाज लाइक कि यार रांची क्यों बोल, रांची तो कब की उड़ चुकी है। तो वेरी लॉन्ग स्टोरी, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हम ना जब बहुत सारी चीजें खराब हो जाती है तब अपन लॉस के बारे में पढ़ते हैं, और फिर अपन पैनिक करते हैं कि ये सारी चीजें, क्योंकि सिचुएशन में तो क्योंकि हमको लॉ पता नहीं था, हम पैनिक कर चुके हैं। बहुत बार पहले से अगर लॉ पता हो तो यू कैन जस्ट काम डाउन एंड असर्ट योर सिचुएशन की, पर आई डिड नॉट गेट मैसेज, तो फिर वो आपको वैसे करेंगे। अब यहाँ आपको पता नहीं था कि आप चढ़ गए हो, तो अगर आप कोई चढ़ जा रहे हो तो आपको कोई कंपनसेशन नहीं मिलने वाला, मतलब यू विल बी इन द रॉन्ग। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि लॉ ना, हम जब आपदा आती है तब हम लॉ के बारे में पढ़ते हैं, बट लॉ शुड बी लाइक एन इंश्योरेंस।
आप पहले से जानकारी रखो जनरल लॉज के बारे में, व्हाटएवर आपकी रेगुलर चीजें होने वाली उनके बारे में आपको जनरली ही पता होना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई नॉलेज ऑफ लॉ गिव्स यू अ लॉट ऑफ पावर एंड गिव्स यू अ लॉट ऑफ विजडम. राइट. तो इसमें जो आपने पॉश का एग्जांपल जो बताया था, तो उसमें आपने बताया कि विक्टिम और परपेट्रेटर दोनों को फायर कर देते हैं. तो हाँ. विक्टिम को क्यों फायर कर रहे हैं? बट क्योंकि फिर वो होगा ना कि यार तुम रहोगी तो लोग यही सोचेंगे, बिकॉज दे नॉट. तो इंडिया में ना लॉज बहुत अच्छे रहते हैं, बट द बैड स्टेट ऑफ अफेयर्स इज कि अ लॉट ऑफ टाइम दोस ग्रेट आइडियाज आर जस्ट ऑन पेपर. इतनी सारी कंपनीज रहेंगी जहां पे इंटरनल कंप्लेंट कमेटी इज जस्ट ऑन पेपर, तो उनको पता ही नहीं कि जेंडर सेंसिटिव इश्यूज को कैसे हैंडल करना है, आपको कौन सी चीजें पूछनी है, क्या चीजें आप कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा. तो उनको लगता है कि ये सारी चीजें करनी ही क्यों, इस पे भी गलत हो सकती है, उस पे, तो दोनों को ही फायर कर देते हैं, which they cannot do without assigning reason. गॉट इट. एंड जो आपने पर्सनल क्वेश्चंस का बताया कि एम्प्लॉयर इज नॉट अलाउड टू आस्क पर्सनल क्वेश्चंस इन द इंटरव्यू. हाँ. तो पर्सनल क्वेश्चंस का कोई ऐसे डेफिनेशन है कि कौन से क्वेश्चंस लाइक आर डिफाइंड टू बी पर्सनल, या क्या एग्जांपल्स है पर्सनल क्वेश्चंस के? बहुत वेग होगा, but I think you have to understand the gut feeling what the employer is trying to do. Are you married? Has no relevance to the job अगर, तो that becomes a personal question. Do you have any kids? How long are you planning to get married? All, and ये बहुत सारे ना questions वो होते हैं जो women से ही पूछे जाते हैं. जैसे एयरपोर्ट पे बैग्स का अगर कैबिन बैग का चेक होगा तो women का ही होता है, men का नहीं होता है, क्योंकि women tend to carry heavier baggage. That is not, it's not discrimination, but when we come to the job places, it becomes, you're not asking the same set of questions to a male employee. तो दैट बिकम्स प्राइवेट. व्हेन यू गेट द गट फीलिंग कि इसका ना मेरे जॉब से कोई रिलेशन ही नहीं है, तो दैट बिकम्स, तो बहुत सिंपल हो सकता है. आप उसको ये बोलो कि आई एम नॉट कंफर्टेबल आंसरिंग पर्सनल क्वेश्चन, बट वॉट एवर द सिचुएशन भी, मेरा फुल डेडिकेशन इसमें ही रहेगा. So that's also there. So you're saying basically it's illegal to ask personal questions in an interview. हाँ, it's discriminatory to ask personal questions. क्योंकि पर्सनल क्वेश्चन के आंसर के बेसिस पे अगर आप डिसाइड करो मुझे जॉब देना ही नहीं, तो फिर वो डिस्क्रिमिनेटरी हो जाता है. एयर इंडिया वर्सेस नरगेश मिर्जा का केस था. अब हमने क्या बहुत सारा ना, बहुत पुराना मतलब ऐसे सोसाइटी की सोच कैसे था कि अगर तुम जॉब दे रहे हो आपको पूरा सब डेडिकेट कर देना है. तो एयर इंडिया के ये रूल्स थे जो ये बोलता था कि अगर किसी एयर होस्टेस की शादी हुई, एयर होस्टेस मेल वगैरह पे नहीं लगा था, कि अगर शादी हुई तो नेक्स्ट 2-3 साल तक वो शादी नहीं कर सकती है, या फिर नेक्स्ट 2-3 साल तक शी कैन नॉट प्लान फॉर अ चाइल्ड. दे सेड दैट. और वो क्या रीजन देते थे कि क्योंकि उन्होंने किया है तो उनका वेट गेन हो जाएगा या फिर छुट्टी होगी, तो दिस जॉब्स रिक्वायर दिस मच ऑफ डेडिकेशन, एंड दे हैड दैट गाइडलाइंस, और वो चैलेंज किए गए थे. तो दीज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस वर बीइंग आस्क्ड टू एयर होस्टेस बिफोर दे जॉइन. तो वहां से ये सारी चीजें हैं. वन मोर इंटरेस्टिंग केस मैं तो बताऊं, पॉश की जो स्टोरी है, विच इज वेरी, जितने इंटरेस्टिंग बता दो. इट्स वेरी सैड ऑल्सो एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो. तो जो आज हम सबके पास पॉश है वो आता है 1992 में. दैट्स द ईयर ऑफ माय बर्थ. 1992 में भवरी देवी राजस्थान की एक साथिन थी, मतलब ग्राउंड लेवल वर्कर थी. तो राजस्थान में चाइल्ड मैरिज वाले इश्यूज बहुत होते थे, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे एनजीओ वगैरह बना के रखे थे जो साथ में काम करते थे. तो पॉश इज व्हाट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस. अब वर्क प्लेस ना कुछ भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं काम के लिए किसी होटल में जा रही हूँ इंटरव्यू लेने के लिए, या फिर मैं काम के लिए ट्रैवल कर रही हूँ, या फिर किसी स्कूल जा रही हूँ, उसके लॉन भी जा रही हूँ, उसके कैफे भी जा रही हूँ, ऑल ऑफ दैट विल बी वर्क प्लेस. तो अगर वहां पे मेरे साथ कुछ भी फिजिकल, वर्बल, सेक्सुअल अब्यूज, कुछ मेंटल कुछ भी होता है, ऑल ऑफ दैट विल बी कवर्ड अंडर पॉश. बट ये अभी का 92 में डिड नॉट हैपन. तो 92 में बिकॉज अब वो गवर्नमेंट के साथ काम कर रही थी, तो वैसे तो गवर्नमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. तो वो एक 4 साल की बच्ची की शादी या 8 साल की बच्ची की शादी रुकवाने जा रही होती है, और वो कुछ शायद गुज्जर होते हैं, आई डोंट रिमेम्बर कि क्या होता है, बट बहुत एफ्लुएंट रहते हैं. वहां पे जिस दिन वो रुकवाने गई होती है, वो पुलिस को कंप्लेन कर देती है, पुलिस आती है, एंड फिर भी उन लोग आपस में सेटल, शादी हो जाती है. अ डे लेटर भवरी देवी इज बीइंग रेप्ड बाय 5 अपर कास्ट मेन, एंड हिज हस्बैंड इज ऑल्सो देयर. सब कुछ होता है. अब आप सोचो कि नेक्स्ट डे वो हस्बैंड और भवरी देवी दे गो साइकिल चला के कितने ही किलोमीटर पुलिस स्टेशन देने के लिए, मेडिकल सब कुछ रिपोर्ट देने के लिए, एंड इट्स बीन 92 से अब क्या 32 साल हो गए, 34 साल, द केस हैज नॉट बीन डिसाइडेड. और इसमें ये बताते हैं ना कि कितने बार लॉ कितना अच्छा होता है पर चीजें इतनी गलत हो जाती है. तो तब लॉ था ही नहीं उसके प्रोटेक्शन के लिए, एंड इन 1992 आप कैसे ये सारी चीजें नहीं सोच सकते हो. तो भवरी देवी जाती है पुलिस स्टेशन. अब ये इसमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी होता है. हाई कोर्ट बेल दे देती है सारे लोगों को फॉर द लैक ऑफ एविडेंस. आज के डेट में भी द केस इज स्टिल रनिंग, नोबडी हैज बीन कन्विक्टेड. सबके सब कितने तो मर ही चुके हैं, and she's still there, and she's still facing backlash from the society. And I saw a documentary, all of you should see that भवरी देवी का केस, जिसमें जिस बच्ची को बचाने गई होती ना, वो उसको अक्यूज करे कि तुमने मेरी शादी क्यों खराब की. That 4 or 8 year old girl. तो वो
whatever, but तो एक बहुत सारे एनजीओ साथ में लगे भवरी देवी के. वन सच एनजीओ विशाखा ना केस लड़ा एंड हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए कि अगर सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, क्योंकि तब वर्क प्लेस में वुमेन का इन्वॉल्वमेंट एज एंड व्हेन सोसाइटी वाज ग्रोइंग, हमको समझ में कि हाँ ये प्रोटेक्शन की भी जरूरत है. वो गाइडलाइंस आई, जिसके बाद पॉश एक्ट बना. तो पॉश एक्ट, विशाखा, ये सब कुछ एग्जिस्ट करता है भवरी देवी की वजह से, एंड शी नॉट गॉट जस्टिस. So that's a sad state of it, but because of her one movement, we got POSH. That protects a lot of women. So अभी जो status है, the case is still pending in the court. Case is still pending. Supreme Court. Okay. I think Rajasthan High Court or Supreme Court, and she is left with nobody. उनको राजस्थान गवर्नमेंट ने जितने भी आर्म्स एंड एम्यूनिशन वो तो सब कोई ले लिए. The husband has died. जितने भी थे perpetrators, they have died. She's the only one who's suffering all of this. My God. एंड जैसे अगर कोई लेट्स से अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस में, ओके, एंड यहाँ पे जैसे ऑफिस पार्टीज भी वगैरह होती है अलग अलग जगहों पे, तो इज दैट आल्सो कंसिडर्ड अ वर्क प्लेस अगर वहां पर कुछ होता है तो? बिकॉज लाइक आई हैव हर्ड इट्स प्रीटी कॉमन लाइक एट दोज प्लेसेस. तो आई विल नॉट जस्ट रिस्ट्रेन इट टू पॉश. मैं ना जनरल आइडिया ऑफ कंसेंट बात करूंगी. तो फॉर एग्जाम्पल, व्हेन इज अ कंसेंट येस, व्हेन इट्स नो. तो जब कोई एक एंथुजियास्टिक येस हो किसी चीज के लिए, देन इट्स येस. If it's restricted, yes, चलो ठीक है, then it's a no. Oh. If it's then it's a no. If it's not a yes, it's a no. अच्छा. तो जैसे डबल एंट्रांडे, डबल मीनिंग जोक्स क्रैक करना, अडल्ट जोक्स क्रैक करना, किसी को देख के ओ प्रिया गाना, all of that could come under posh if the person is not comfortable. तो आपको ये समझना होता है कि what the सामने वाला इंसान कंफर्टेबल है किस चीज से, क्योंकि इन सारी चीजों में ना what you need to understand is, जैसे हम कोई अगर जोक क्रैक कर ले, मैं अगर आपके ऊपर जोक क्रैक कर रही हूँ, तो द बर्डन ऑफ प्रूफ विल, मतलब ये देखा जाएगा कि इफ यू आर बीइंग हर्ट, ये नहीं देखा जाएगा कि इफ आई मेंट. मेरा तो क्योंकि इट्स वेरी सिंपल, आई वाज जस्ट जोकिंग, इतना लाइट, इतना चिल रहना, आई कैन से ऑल ऑफ दैट. बट बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे पे रहेगा प्रूफ करने का. बर्डन ऑफ प्रूफ है ही नहीं, बात तुम्हारी मानी जाएगी. If you were being hurt without me intending it, then your word will be so taken. Then the onus is on you to prove that your intentions were not to hurt. और intention से फर्क ही नहीं पड़ता. If you felt hurt, क्योंकि हम intention में क्यों आ रहे हैं ना, it could be verbal also. तो अगर हम intention में आ जाए तो then it becomes very tricky. And I've been hurt. तो if you are hurt, then action has to be taken. No, but then isn't this very subjective? Because अभी मेरे लिए क्या hurt है, सामने वाले के लिए क्या hurt है, वो तो बहुत अलग है. इसलिए law एकदम सही है कि when in doubt, don't do it. तुमको अगर लग रहा है तुम्हारे ये जोक क्रैक करने से सामने वाला ऑफेंड हो सकता है, ओ क्या बढ़िया, डोंट क्रैक दैट जोक. जैसे बहुत सारे ऑफिस में हो सकता है कि आपस की अंडरस्टैंडिंग वैसी हो टू प्रूव कि इफ यू बीन कॉलिंग समवन पटाखा एंड समवन इज नॉट गेटिंग ऑफेंडेड, दैट्स फाइन, बट डोंट डू इट वैसा. तो द ब्रॉडर सेंस इसलिए कहा जाता है कि इसलिए ये है कि अगर हम इंटेंशन प्रूव करने में आ जाए ना, तो फिर तो हर चीज लाइट ली जाती है कि आई डिड नॉट मीन इट, और यू फिर या फिर गैस लाइट किया जाता है कि वाई आर यू बीइंग सो सेंसिटिव. इसलिए बोले कि द लिसनर, इफ द लिसनर इज गेटिंग ऑफेंडेड, इट विल बी कंसिडर्ड. तो तुमको अगर लॉ पता चल गया तो तुम क्रैक ही ना करो. इसलिए आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आई गेट इट, बट द फॉलो अप क्वेश्चन हियर इज दैट मैंने तो ऐसे भी बहुत सुना है कि जैसे बहुत ज्यादा लाइक बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेज में या फर्म्स में प्रमोशंस आर आल्सो लाइक मतलब प्रमोशन अगर किसी को करवाना है एंड ऑल, तो फेवर्स के थ्रू ये सब ऑल ऑफ दैट कम्स अंडर पॉश. अगर तुमको लग रहा है तो पॉश ना बहुत क्लियर. तो अपने इंडिया में क्या बोला, इंडिया में क्या हर जगह ये है कि नॉलेज ऑफ लॉ, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज. तुमको पॉश के बारे में नहीं पता था कि नॉट बी एन एक्सक्यूज कि अरे मेरे को तो पता ही नहीं था कि ये लॉ है, मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने ऑफेंस कर दिया. तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इन नॉट जस्ट पॉश, एनीथिंग इज नॉट एन एक्सक्यूज. तुमको लॉ के बारे में, क्योंकि अगर तुम वो अलाउ कर दोगे तो फिर तो एक्सेप्शंस होते जाएंगे. तो पॉश और एनी अदर सेक्सुअल एक्ट फॉर दैट मैटर, अगर आप मॉलेस्टेशन ले लो, साइबर बुलिंग ले लो, कुछ भी ले लो, हम ना इंटेंशन पे नहीं आते कि मुझे तो पता नहीं था मैं ट्रोल कर रहा हूँ, मुझे तो पता नहीं तुम हैरास हो रही हो, मुझे तो पता नहीं मैं तुमको स्टॉक कर रहा हूँ. तो इंटेंशन पे नहीं आते. तो पॉश ना क्या बोलता है, इट्स नॉट अ टैंजिबल ऑफेंस नहीं है कि तुम फिजिकली कुछ प्रूव करो. अगर बाय वर्ड्स भी तुमको लग रहा है कि ही इज मीनिंग समथिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एकदम बेयर एग्जाम्पल ले रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल इफ द बॉस इज आस्किंग अ फीमेल एम्प्लॉय क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं, और वो नहीं बोल रही है, एंड इफ ही इज इंसिस्टिंग, दैट कुड आल्सो कम अंडर पॉश. व्हाट आर यू सेइंग? बिकॉज इसमें माना जाता है कि अपर लेवल पोजीशन को, इफ यू आर, अगर तुम एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, उसको मना करना कैन बी डिफिकल्ट, सो डोंट इंसिस्ट. ओह ओके, बट यू अंडरस्टैंड दैट इट्स नॉट अ बैड थिंग, या फिर बहुत ज्यादा प्रो वुमेन हो रहा है ऐसा नहीं. यू ट्राई टू अंडरस्टैंड वेयर वी आर कमिंग फ्रॉम, वेयर केसेस आर बीइंग पेंडिंग, जहां पे छोटा सा
अगर 1.5 घंटे का मेडिकल एग्जामिनेशन में डिले हो जाता है, द केसेस आर बीइंग पेंडिंग फॉर 30 आवर्स, तो हम क्या बोल रहे हैं? और ऐसा नहीं हो रहा कि तुम कुछ काम कर दो उसके बाद लॉ बना, लॉ इज देयर, यू आर सपोज टू बी अवेयर ऑफ इट, द कंपनीज आर सपोज टू ब्रीफ देयर एम्प्लॉयज ऑन पॉश, वो सारी चीजें होनी ही चाहिए. देन इफ यू आर डूइंग दिस, देन यू विल बी हेल्ड ये रिस्पांसिबल. यस मेन के अगेंस्ट भी होता है लाइक नहीं, कंपनीज पॉश में? इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट मैन. अच्छा, ओके, पॉश इज नॉट अवेलेबल फॉर मैन, ओके, गॉट इट। सो दिस इज ओनली फॉर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन. अभी तक तो ये जेंडर न्यूट्रल नहीं है. ओह, ओके, गॉट इट। एंड इसमें फिर अभी जैसे बहुत सारे कंपनी जो ऐसे कि विदाउट रीजन टर्मिनेट कर देते हैं लाइक एम्प्लॉयज को, एंड जब एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा होता है तब 2 months नोटिस 3 months नोटिस होता है, बट कभी कभी क्या होता है कंपनीज बोलती है कि नहीं कल से मत, एंड सैलरी भी नहीं देंगे। हाँ, तो ये केस में क्या करना चाहिए एम्प्लॉय ने? इसमें आप देखो, मेरे को तो है कि एक तो जनरल लॉ हो गया कि आपके लेबर लॉस क्या बोल रहे हैं, वो तो है ही है, पर उससे ज्यादा कंपेलिंग होता है आपका ऑफर लेटर क्या बोल रहा है. जैसे फॉरेन में बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा तो नहीं, पर ये हाँ ये माना हुआ कंसेप्ट है कि एट लार्ज ये चीज होती है. तो एट लार्ज प्रैक्टिस क्या हो रही है, अगर समझो कि कंपनी बैंकरप्सी के लिए फाइल कर रही है या फिर वो ही नहीं हो रहा, तो आप फिर लेबर लॉ में करके क्या करोगे. इसलिए ऑफर लेटर का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी चीजें समझनी चाहिए. और एचआर को ना, जैसे अपना केवाईसी वाला सिस्टम होता है, यू कैन आस्क एचआर टू रीड एंड एक्सप्लेन द 22 पेजेस ऑफ द ऑफर लेटर टू यू, कैन एक्सप्लेन इट टू यू कि इसका मतलब क्या हुआ, 6 आवर्स का वर्किंग क्या हुआ, कब क्या नहीं हो सकता. ऑल ऑफ दैट द एचआर इज सपोज टू एक्सप्लेन इट टू यू. गॉट इट। एंड इसमें कॉम्पेंसेशन की जब बात करते हैं तब अगर ओवर टाइम काम करते हैं तो इज इट लाइक अलाउड कि ओके देन यू कैन आस्क फॉर एक्स्ट्रा कॉम्पेंसेशन, हाँ. या कैसे होता है वो? मेरे ख्याल से द मैक्सिमम सीलिंग इज एट 9 आवर्स, कि एट अ स्ट्रेच आप 9 आवर्स करवा सकते हो. एंड इफ द 8 आवर्स और 9 आवर्स, आई एम नॉट श्योर, बट इफ यू आर स्ट्रेचिंग दैट, आपको मतलब आपको कंपेंसेट किया जाएगा, या विद मॉनेटरी कंपेंसेशन हो सकता है, या फिर लीव हो सकता है. तो इसमें ना मुझे लीडिंग जो कंट्रीज देखो तो डेनमार्क है, उनमें एट अ स्ट्रेच यू कैन वर्क फॉर 6 आवर्स एंड देन इट हैज टू बी फॉलोड बाय दैट. पर इंडिया में मेरे ख्याल से 8 या 9 आवर्स का है, एंड देन आपको फिर कंपेंसेट करना पड़ता है. तो जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ यूर एक्सीडिंग योर वर्किंग आवर्स, तो नेक्स्ट आपको हाफ डे मिल जाता है और अ फुल डे ऑफ मिल जाता है, डिपेंडिंग की अर्जेंसी ऑफ द वर्क. कभी कभी काम बहुत ज्यादा अर्जेंट होता है, बट यू हैव टू चेक इफ द एम्प्लॉय इज ऑल्सो कंफर्टेबल डूइंग इट. आप ये माहौल नहीं क्रिएट कर सकते कि इफ नॉट डूइंग द एक्स्ट्रा वर्क, आई डोंट थिंक इट कैन वर्क. वैसा प्रेशर टैक्टिक विल नॉट वर्क. So let's say if a manager or a boss is forcing the employee कि नहीं काम तो करना है, इतना तो करना ही पड़ेगा, and the employee is saying कि नहीं मतलब अभी नहीं हो पाएगा, और maybe like it's a peak right now, अभी tomorrow कल करना है, तो ये केस में employees कुछ action दे ले कैन सकते टेक हैं? एक्शन. तो इसलिए ना बहुत जरूरी होता है कि वर्बल कम्युनिकेशन की जगह यू हैव प्रूफ ऑफ एवरीथिंग. इफ दे आर सेइंग समथिंग, आस्क देम टू सेंड यू अ मेल और आस्क देम टू सेंड यू अ चैट. अब तो बहुत सारी चीजें गूगल चैट या फिर शिफ्ट हो ही चुके हैं, बट वॉट एवर डूइंग, हैव प्रूफ ऑफ एवरीथिंग. अगर तुमको लग रहा है वो डायरेक्टली भी नहीं बोल रहे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर तुम इस ट्रिप पे नहीं चलोगे तो आई डोंट सी कि तुम इस साल प्रमोशन देख पाओगे या फिर इंक्रीमेंट देख पाओगे. ऑल ऑफ दैट यू शुड हैव प्रूफ, एंड दैट कैन नॉट बी यूज्ड. ऑल दीज, जैसे अगर तुम संडे को नहीं काम करोगे तो यार ऐसे थोड़ा काम चलेगा, इतना तो ऑल ऑफ दिस कैन नॉट वर्क. गॉट इट। एंड अगर किसी को फायर करते हैं या ले ऑफ जो होते हैं, तो एम्प्लॉयज के क्या राइट्स हो गए अगर उनको ले ऑफ किया जाता है तो? एक तो ग्रेचुइटी होती है, फॉर एग्जाम्पल इफ ऑल इज गोइंग वेल, तो अगर आप किसी कंपनी में 5 साल से ज्यादा के लिए काम कर रहे हो तो ग्रेचुइटी से कि हर साल जो आपने उस कंपनी में बिताए उसका आपको 15 डेज का पे मिलना चाहिए. फेयर। एंड ये जो पूरा आई थिंक सीटीसी का भी जो लाइक चल रहा है, लाइक सीटीसी इज नॉट अ लीगल टर्म। आई वाज जस्ट टॉकिंग टू ऋषभ ऑफ लेबर लॉ एडवाइजर, एंड उन्होंने भी एक बताया था, एक वीडियो में भी बताया था कि सीटीसी इज लाइक नॉट अ लीगल टर्म, एंड बेसिक वेज, ग्रॉस वेज, ये सब लीगल टर्म्स होते हैं. तो कंपनीज क्या करती है कि सीटीसी में सब डाल दिया, लाइक जो भी है, लाइक ग्रेचुटी हो गया, कोई भी अलाउंस हो गया, तो ये सब ऐड कर देते. एंड वो लोग बता रहे थे कि ग्रेचुटी तो जैसे अगर 30,000 पर मंथ है तो उसमें से ही काट देंगे ग्रेचुटी. एंड अगर किसी ने 2-3 साल के पहले छोड़ दिया, मतलब 5 साल के अंदर किसी ने छोड़ दिया, तो वो ग्रेचुटी तो काट दी, लाइक भले ही वो ग्रेचुटी उसको मतलब मिलने नहीं वाली थी. तो ऐसे कोई और मतलब या तो स्कैम्स या तो कोई और ऐसी चीजें हो रही है गलत एम्प्लॉयज के साथ आपके हिसाब से, विच दे शुड बी अवेयर वाइल लाइक साइनिंग द ऑफर लेटर? दे शुड डेफिनेट. तो मुझे ना ऐसा लगता है कि जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं अपन ऑलरेडी बहुत नर्वस होते हैं, एंड वी आर जस्ट ट्राइंग टू पोर्ट्रे कि वी आर वेरी काम एंड चिल एंड वी आर नॉट दैट डेस्परेट, और सब कुछ समझ में आ रहा है हमको. तो बहुत बार फाइनर चीजें हम नहीं पूछते. तो वन थिंग इज आस्क क्वेश्चंस. बी यू कैन अफोर्ड टू बी डम. तुम पूछ सकते हो कि ये जो सीटीसी, कैन यू गिव मी अ ब्रेक थ्रू. The HR also understand. I'm talking about the good ones. मतलब have the benefit of doubt कि सामने वाला इंसान भी सही ही है. तो तुम उनसे पूछ सकते हो कि सीटीसी का ब्रेक थ्रू क्या है. मैंने बहुत सारे कॉलेज के ब्रोशर्स में देखा है, एकदम हाइपर इन्फ्लेशन की
1 करोड़ का पैकेज मिल रहा है, 4 लाख पर एनम मिल रहा है, बट इट्स इतना ज्यादा इन्फ्लेटेड होता है. कितनी सारी कंपनीज जो पर सीट रेंट पे करती है ना, उसको भी एम्प्लॉय कॉस्ट पे जोड़ देती है, विच इज नॉट द राइट थिंग टू डू, बिकॉज डायरेक्टली इसको बेनिफिट. तो आपका इंटरनेट कॉस्ट क्या आ रहा है, अगर आप कोई ट्रिप पे लेके जा रहे हो, ऑल ऑफ दैट, हाउ डज दैट add to your CTC. तो CTC वाला इन्फ्लेशन तो होता है. तो आस्क फॉर थिंग्स हाउ इट्स हैपनिंग, रिगार्डिंग एट अ स्ट्रेच कितने आवर्स ऑफ वर्किंग होते हैं वो आप पूछ सकते हो. अगर आपके गोल्स अचीव नहीं हो रहे हैं तो इसका रेप्रिमांड क्या हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे इस महीने के गोल्स अचीव नहीं हो रहे तो क्या नेक्स्ट महीने तो मुझे 12 घंटे बुला सकते हो कि नहीं, क्या तुम मेरी सैलरी विद होल्ड कर सकते हो कि नहीं, हाउ मच कंपोनेंट ऑफ माई सैलरी कैन बी डिडक्टेड, ये सारी चीजें आप पूछ सकते हो. ऑल द वर्स्ट केस सिनेरियो यू शुड आस्क ऑन योर फर्स्ट स्टेप. तो ठीक है, तो आई थिंक मोटर व्हीकल्स के केस में या तो रोड के केस में अगर सपोज कोई कॉप आपको पकड़ता है, सो जैसे मुंबई में भी मैं जैसे बता रहा था, कोई ना कोई कभी ना कभी कॉप्स पकड़ लेते हैं, तो क्या क्या राइट्स होते हैं, तो क्या लॉज हमको ध्यान में होने चाहिए कि सो दैट वी आर ऑल्सो अवेयर कि कुछ गलत नहीं हो रहा है हमारे साथ. ठीक है, तो देखो फॉर एग्जाम्पल, एक तो सबसे पहले बेनिफिट ऑफ डाउट सामने वाले को भी देने का, खुद पे थोड़ा सा डाउट भी रखने का, एक्सेसिव नहीं. तो अगर आप पे कोई फाइन कट रहा है, ऑलवेज आस्क फॉर अ चलान कि क्या रीजन हुआ, कितना हुआ. अगर तुम फाइन दे रहे हो, कलेक्ट अ चलान, एंड यू कैन ऑलवेज क्वेश्चन द अथॉरिटी कि ये क्यों हुआ या क्यों नहीं हो गया. इसमें भी बहुत सारे डिफरेंट लेवल्स होते हैं. जैसे मैंने बहुत ज्यादा देखा, पिक्चर्स में ही देखा है, वैसे रियल लाइफ में तो नहीं देखा है, कि रोकते वक्त आपकी गाड़ी की चाबी निकाल लेते हैं. तो ये ना रिस्ट्रेनिंग समवन हो जाता है, विच इज अगेंस्ट अ फंडामेंटल राइट. तो आप कभी भी ना किसी को किसी कमरे में रोक नहीं सकते हो, या फिर उसका मूवमेंट ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते हो. दैट गोज अगेंस्ट. तो जैसे अगर मैंने किसी को बुलाया और किसी रूम में जहां पे कोई विंडो वगैरह नहीं है और मैं बाहर से लॉक कर दूं, दैट इज अ क्राइम, दैट इज एन ऑफेंस. तो वैसे गाड़ी से चाबी निकाल लेना और उसको वहीं ऑब्स्ट्रक्ट, क्योंकि वो अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के तो नहीं जाने वाला है, तो ट्रैफिक पुलिसमैन ये नहीं कर सकते. इसका सिर्फ एक्सेप्शन है कि इफ यू हैव द टेंडेंसी कि तुमने कुछ ऐसा ड्रंक ड्राइव कर रहे हो या फिर रैशली ड्राइव कर रहे हो, या तुम पब्लिक एट लार्ज के लिए न्यूसेंस क्रिएट कर सकते हो, तब वो ऐसा कर सकते हैं. नॉर्मली अगर आपको साइड में रखोगे, तुमने हेलमेट नहीं पहना या कुछ नहीं किया है, एंड और आप नॉर्मल स्पीड स्लो कर ही रहे हो, तो फिर वो ये नहीं कर सकते. बहुत सारे लोग भगाने की कोशिश करते हैं, देन दे कैन स्टॉप यू, बट ये नहीं कर सकते. तो सीजर ऑफ प्रॉपर्टी या फिर चाबी निकालने वाली चीज नहीं कर सकते. ट्रैफिक वाले ये हो गए. देन अ पुलिसमैन कैन नॉट फाइन यू फॉर चलान, ओनली अ ट्रैफिक पुलिस कैन फाइन यू फॉर. मतलब तो पुलिस वाला आपसे चालान नहीं कटवा सकता. ट्रैफिक, दे आर टू डिफरेंट एरियाज. ओके. तो ट्रैफिक वाला ट्रैफिक मैनेज करता है, पुलिस वाला ट्रैफिक नहीं मैनेज करता. पुलिस वाला नहीं आस्क कर सकता कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस क्या है क्या नहीं है. ट्रैफिक वाला हैंडल्स ट्रैफिक. ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि कभी कभी होता है कि इफ द ट्रैफिक इज नॉट वर्किंग या फिर बहुत हेवायर्ड हो गया है, तो कभी कभी पुलिस से भी लोग आ जाते हैं चीजें हैंडल करने के लिए. तो ट्रैफिक वाले ही चालान वाली चीजें से. अगर आपका लाइसेंस कोई ले लेता है तो आप लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास जा सकते हो क्वेश्चन करने के लिए कि इसे क्यों लिया गया. इफ यू आर नॉट ड्रंक, इफ यू आर नॉट ड्राइविंग रैशली, तो आप लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास भी जा सकते हो क्वेश्चन करने के लिए. बट जनरल गेट अब तो चलान वाली सिस्टम भी बहुत सारी चीजें बेटर हो गई. वो VAC के थ्रू ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाते हैं, तो यू गेट रीजंस. एंड इफ यू थिंक कि मैं तो वहां पे नहीं था, यू कैन क्वेश्चन इट एंड यू विल गेट अ रिफंड. जनरल कॉप्स के बारे में अगर एडवाइजरी बोलो तो आस्क फॉर अ वारंट, आस्क देम टू एक्सप्लेन कि आप क्यों आ रहे हो, क्या चीज है, आस्क देम टू एक्सप्लेन इट. फॉर वुमेन तो इट्स और बेटर. फॉर एग्जांपल, वुमेन को अगर अरेस्ट करना है तो अब वुमेन पुलिस ऑफिसर हैज टू बी प्रेजेंट. अगर उनको अरेस्ट करके जेल लेके जा रहे हैं तो पुलिस स्टेशन में भी अब वुमेन पुलिस ऑफिसर हैज टू बी प्रेजेंट. सनसेट के बाद नहीं अरेस्ट कर सकते, सनराइज के पहले नहीं अरेस्ट कर सकते, डज नॉट हैव टू बी डार्क. सो ऑल ऑफ दोज राइट्स आर अवेलेबल. आस्क, सिंपल रूल इज आस्क कि क्यों रहे हो करके. और कब ऐसे होता है कि जैसे कौन से केसेस में द पुलिस ऑफिसर कैन इमीडिएटली लाइक अरेस्ट द पर्सन, कौन से केसेस में कि अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, वो कैसे होता है, एंड देन कब उसको जेल में डाल सकते हैं, कब नहीं डाल सकते. ठीक है, तो 3 थोड़े डिफिकल्ट टर्म्स है बट सिंपल मतलब है उसका. एक होता है कॉग्निजेबल, एक होता है बेलेबल, एक होता है कंपाउंडेबल. ये 3 टर्म्स होते हैं. कॉग्निजेबल सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं 2-3 ऑफेंसेस बोलूं, तुम मुझे बताना तुमको क्या फीलिंग आ रही है. रेप, मर्डर, किडनैपिंग, तो ये तो एक सीरियस क्राइम्स भी हो गए और बहुत अर्जेंट भी हो गए. मतलब अगर तुमने तुरंत एक्शन नहीं लिया तो हो सकता है कि ऑफेंडर फरार हो जाए, सबूत मिट जाए. तो कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, जिसमें आप बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हो, बिना परमिशन के इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, उसको ले सकते हो. तो कॉग्निजेबल ऑफेंस सीरियस और अर्जेंट मैटर में होता है. तो रेप के केसेस हो गए ये सारी, तो आप सर्च कीजिए, जो भी सारी चीजें आप अप्लाई कर लेते हो क्राइम को रोकने के लिए, एविडेंस कलेक्ट करने के लिए. दूसरा हो गया तो जो ऑफेंस, फिर हो गया दूसरा कंपाउंडेबल. तो कभी कभी लेस सीरियस नेचर के जो क्राइम्स होते हैं ना, उसमें आपस में बात करके समझौता कर लेते हैं कि यार ये हो गया, इसको थोड़ा कर लेते. नहीं 1 करोड़ नहीं, मैं तेरे को 50 लाख दे दे, तो
आपस में थोड़ा नेगोशिएशन अलाउड होता है। पर सीरियस ऑफेंसेस में जैसे रेप के केसेस में आप नहीं कि 10 साल नहीं तो जैसे आपने सुना होगा पैथेटिक जजमेंट्स आते हैं कि रेप हुआ तो उससे शादी कर लो। दैट इज कंपाउंडिंग इट कि जेल ना भेज के ये कर लो, माफी मांग लो और तुम्हारी सजा माफ हो जाएगी। तो सीरियस नेचर ऑफ क्राइम्स में आप कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस नहीं कर सकते हो। अगर ये बोला गया कि 14 साल की सजा होगी, 10 साल की सजा होगी, कुछ भी बात करके मैं आई डोंट हैव द अथॉरिटी टू गिव कंसेंट, क्योंकि जो क्राइम है ना वो स्टेट के अगेंस्ट हुआ है। स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल लॉ एंड ऑर्डर। तो सीरियस ऑफेंसेस में ऐसा नहीं होता। आपने सुने ऐसे कोई जजमेंट जिसमें रेप में ऑफेंडर से शादी करने आते हैं? हाई कोर्ट के जजमेंट्स पे आते हैं। यस, ये बोला जाए राखी बांध लो, ये सारी चीजें भी आती ताकि जेल ना हो ऐसा। फिर थर्ड इज बेलेबल। तो बेलेबल भी सीरियस और ये होता है कि अगर बहुत ज्यादा सीरियस नेचर ऑफ क्राइम हो तो उसमें आपको बेल नहीं मिलती। तो 3 नेचर होते हैं, कॉग्निजेबल, बेलेबल एंड कंपाउंडेबल। तो बहुत सीरियस नेचर का कोई क्राइम हो तो वो कॉग्निजेबल होगा, मतलब बिना वारंट की भी मैं आपको अरेस्ट कर सकती हूँ। फिर वो बेलेबल नहीं होगा अगर बहुत सीरियस हुआ, और वो कंपाउंडेबल भी नहीं होगा। और वही अगर लेस सीरियस हुआ तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा। बेलेबल के एग्जांपल्स क्या हो गए? बेलेबल ऑफेंस मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई रेप वाली चीज हुई या फिर ये रेप, मर्डर, ये बहुत सीरियस या अर्जेंट नेचर के, जब तुमको लगे कि बट अपराधी, ये तो कॉग्निजेबल हो गए ना? ये तीनों एक साथ ही अपन देखते हैं। तो ये अच्छा। 3 डेफिनेशन आती है। ये जरूरी नहीं कि हर वो क्राइम जो कॉग्निजेबल होगा वो बेलेबल वैसा नहीं होगा। हाँ, बट हम जनरल आइडिया ले रहे हैं कि अपन सीरियस और अर्जेंट नेचर के क्राइम्स दे रहे हैं, और ऐसा ना कोई लिस्ट नहीं है कि ये वाला क्राइम सीरियस है, ये अपन जनरल अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं। तो अगर हमको लग रहा है कि कोई ड्रग्स का केस हुआ, नार्कोटिक्स का कुछ हुआ, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग का केस हुआ और वो फरार हो सकता है, दूसरी कंट्री जा सकता है, तो आप उसको फिर अरेस्ट कर सकते हो, उसको ये सारी चीजें कर सकते हो। सो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द क्राइम मेन आ जाता है कि क्या वो फरार हो सकता है, या फिर क्या एविडेंस हट सकता है, या फिर विक्टिम को और नुकसान हो सकता है कि नहीं। तो हम उसके हिसाब से एक्शंस ले सकते हैं। और जो बेलेबल ऑफेंस है तो उसके केस में बेसिकली लाइक बेलेबल एंड नॉन बेलेबल, ये जो 2 टर्म्स है, तो क्या होता है? लाइक जैसे जेल में चला गया तो वो मतलब उनको बेल मिल सकती है? तो इज दैट द रिलेशन देयर? तो नॉर्मली क्या होता है कि आपको अगर आपको अरेस्ट किया जा रहा है 24 आवर्स के अंदर आपको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया हो जाता है। तो पुलिस ने आपको अरेस्ट किया, आपको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया जाता है, ये बताने के लिए कि इन सारी चीजों के लिए लिया जा रहा है, एंड आप बेल के लिए अप्लाई करते हैं। द मैजिस्ट्रेट डिसाइड्स नॉर्मली कि हाँ बेल दे देनी चाहिए, एंड द पुलिस मेक्स अ केस कि नहीं, अगर ये बाहर गया ना तो फिर ये एविडेंस टैंपरिंग कर लेगा, ये उसको धमका देगा कि तुम क्यों गए, या फिर अपन ने बहुत सारे केसेस में देखे वेयर जो विटनेसेस होते हैं दे हैव बीन शॉट डेड क्योंकि वो बाहर निकल गया था। तो वो सारी चीजें रोकने के लिए बेल नहीं दिए जाते, क्योंकि हम क्या मानते हैं कि अगर ये जेल के अंदर रहेगा ऑल द पावर्स विल बी कर्टेल्ड, तो उसके सारे कनेक्शंस काट दो। तो इसलिए बेलेबल एंड नॉन बेलेबल वैसे। समझ गया। सो नॉन बेलेबल इज लाइक अ वेरी स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ पनिशमेंट गिवन टू द पर्सन। तो क्या एग्जांपल तो लाइक क्या ऑफेंस किया होगा तो उसको नॉन बेलेबल होगा? मेरे को सबसे ज्यादा तो ये रेप, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन। अभी जो अरविंद केजरीवाल का केस हुआ था दैट वाज आल्सो अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, राइट? इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एंड ड्रकोनियन लॉ इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, क्योंकि हम ये बोलते हैं कि देश के साथ इकोनॉमिक ऑफेंस करना इज वन ऑफ द ग्रेवेस्ट पॉलिसी चीज। तो अपनी जितनी भी चीजें चलती है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, वो पीएमएलए में अप्लाई नहीं होती है। पीएमएलए में बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है। पीएलएमए में आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करना होता है कि मैं तो इन्वॉल्व ही नहीं था, और अगर मैं बाहर आ जाऊं तो भी मैं कोई चीज अफेक्ट नहीं कर पाऊंगा। तो फॉर पीएमएलए ना वो देखा जाता है कि अगर ये इंसान बाहर आ जाता है तो अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारे एविडेंस हटा सकते हैं, एंड दे आर वेरी सेंसिटिव काइंड ऑफ। इसलिए पीएमएलए में इनोसेंट अंटिल प्रूवन वाला गिल्टी वाला कंसेप्ट नहीं अप्लाई होता। पीएमएलए इज द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, एंड उसमें बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग अगर किसी ने किया है सो दैट इज लाइक अ तो इसमें क्राइम आपका ईडी आ जाता है। तो ईडी आप जितने भी इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग वाले होते हैं, इन सारी चीजों के लिए ईडी फंक्शन करता है। तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है सारे, सीबीआई हो गया, एनसीबी हो गए, ईडी हो गए, और ये तीनों इंपॉर्टेंट डिसीजन, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप सीबीआई सुनोगे ना तो आसपास आप ईडी भी सुन लोगे, आसपास आप एनसीबी सुन लोगे, क्योंकि द नेचर ऑफ फॉर एग्जांपल मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है तो वो हवाला स्कैम के थ्रू होगा या फिर फेमा के थ्रू होगा, इन सारी चीजों के थ्रू ही होता है। तो ये तीनों इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैंड इन हैंड साथ साथ में ही काम कर रहे होते हैं। सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में अपन देखा था, देन द सीबीआई केम फर्स्ट, देन फिर एनसीबी भी आ गई, फिर ईडी भी आ गई। तो ये प्राइम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है जो प्राइम एकदम। तो सीआईडी भी होता है, सीबीआई भी होता है। डिफरेंस ये कि सीआईडी स्टेट में ऑपरेट करता है, सीबीआई नेशन वाइड भी करता है, पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की परमिशन से वो स्टेट में भी इंटरवीन कर सकता है। ओके, तो एक बार सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करोगे लाइक कि सीबीआई, ईडी, सीआईडी, एनसीबी, इनके क्या रोल्स होते हैं और कौन से टाइम पे या कौन से ऑफेंस पे ये बॉडीज आ सकती है और इनके क्या राइट्स होते हैं करने के लिए? ठीक है, तो मेन 3 इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो है दैट इज योर सीबीआई,
एनसीबी और ईडी। Hmm. तो सीबीआई इज द मेन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। CBI Central Bureau of Investigation, हाँ, ED is Enforcement Directorate, and NCB is नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। okay. ठीक Got है। it. Hmm. तो आपने डॉन मूवी में इंटरपोल हाँ सुना होगा। हाँ हाँ. तो जो इंटरनेशनल पुलिस है वो डायरेक्टली इन कांटेक्ट अगर किसी नेशन की, तो वो सीबीआई से रहती है, तो उनके साथ कनेक्ट करती है। तो भी जो मेजर क्राइम्स होते हैं उनको इन्वेस्टिगेट करने का और करप्शन के केसेस को इन्वेस्टिगेट करने का मेन जो जिम्मेदारी होती है वो सीबीआई की होती है। तो सीबीआई नेशन वाइड कहीं पे भी कुछ क्राइम हो रहा है वहां देख सकता है, किसी स्टेट स्पेसिफिक। तो अब ये सारी चीजें ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये ही कर रहे हैं, सीबीआई ही कर रही है, पुलिस भी कर सकती है, एक्साइज भी कर सकती है, दैट बिकम स्टेट डिपार्टमेंट। तो अगर सीबीआई को समझो आरजीकर केस वाले में सीबीआई वांटेड टू टेक होल्ड ऑफ इट, तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेके स्टेट में वो सारी चीजें देख सकती है कि हाउ इट्स बीन हैंडल्ड। तो बाकी सारे लोगों को देन दे टेक बैक सीट, देन सीबीआई बिकेम्स द चीफ। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस सीबीआई ने उजागर किए, जैसे आई थिंक आदर्श हाउसिंग स्कैम वाज इन मुंबई, मुझे पता नहीं वो ईडी का है, बट आई थिंक तो ये तीनों ही इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैंड इन हैंड करते हैं। तो आदर्श हाउसिंग स्कैम, उसमें क्या होता है, कारगिल में जो लोग मरे थे उनके विडोज के लिए 6 स्टोरी बिल्डिंग बनी थी कोलाबा में, which then later became a 20 or 30 floor story building, जिसमें सारे ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस वो ही सब ले रहे थे, एंड became a 1,000 करोड़ का स्कैम। सो दीज इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, तो मैं सिर्फ पहले अपन अच्छा ही कर लेते कि एजेंसीज में अच्छा क्या क्या किया है। फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट होता है, ये मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस देता है कि अगर फेमा हो गया, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड कुछ है, हवाला स्कैम है, ये सारी चीजें हो गई। तो ये मनी रिलेटेड जो भी सारी चीजें होती है वो ईडी देखती है। इसमें भी अगर हम 2G स्कैम देखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हम टेलीकॉम स्कैम देखें, 1.7 लाख करोड़ का स्कैम था। इसके अलावा CWG स्कैम जो था, उसमें आपको पता है क्या हुआ था, देयर वाज 700 करोड़ समथिंग अमाउंट जो दिल्ली में दलित कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए सेट असाइड किया गया था। ये पता चला कि वो पूरा अमाउंट वाज देन यूज्ड फॉर CWG। अगर वो यूज किया भी जाता तो चलो थोड़ा तो बेटर था, बट वो सारी ऐसी एमिनिटीज के लिए यूज किया जाता दैट वाज एग्जिस्टिंग ओनली ऑन पेपर। मतलब आपको फर्दर करप्शन के बारे में पता चल रहा है। देन 2G स्कैम हुआ था, जिसमें भी इतने लाखों करोड़ का एक्सचेकर को नुकसान हुआ था, बहुत ही ब्राइब लेके सब्सिडाइज रेट में टेलीकॉम वालों को दे दिया गया था। ऑल ऑफ दैट वाज हैपनिंग। सो वाइल देन द एनसीबी इज ऑल्सो देयर, जो नार्कोटिक्स वाली चीजें देखती है, कि उनका मेन काम है कि देश में जो भी ड्रग कार्टेल्स है उनके बारे में उजागर करना, ये सारी चीजें रोकना। उन्होंने भी बहुत सारी अच्छी चीजें की है। तो एजेंसीज हैं, काम बहुत अच्छी करती है, बट द प्रॉब्लम इज ऑफ ऑटोनॉमी। जो गवर्नमेंट जब पावर में आती है वो इन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को यूज करती है ऑपोजिशन के लिए। तो पहले कोई और गवर्नमेंट थी, वो किसी और गवर्नमेंट के अगेंस्ट एजेंसीज को यूज करती है, अब कोई और है, तो वो इट्स अ टिट फॉर टैट वाली हो जाती है। क्योंकि इनका जो अपॉइंटमेंट सिस्टम होता है उसमें गवर्नमेंट ऑपोजिशन सब बैठ के करते हैं। जब इनका तबादला करना होता है तब भी गवर्नमेंट कर सकती है। तो जो गवर्नमेंट अगर इतना इंटरफेयर करेंगी तो इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू इमेजिन दैट इट्स फेयर, कि वो फेयर एजेंसीज फेयर हो सकती है। एंड सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि a lot of these agencies are a puppet in the hands of the government। वो अपने ही वेलफेयर के लिए, जैसे आप देखोगे, अभी नहीं, 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले भी, जब भी कोई ऑपोजिशन पार्टी मेंबर किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोलता है, कुछ ही दिनों में सीबीआई की रेड हो जाती है, या फिर ईडी चले जाती है, या फिर सब कुछ उनको कर लिया जाता है। बट इट्स नॉट द डूइंग ऑफ जस्ट सम गवर्नमेंट, सारे हैंड इन हैंड रहते हैं इसमें। और जो इनकम टैक्स के केसेस होते हैं, जो रेट्स वगैरह पड़ती है, वो केसेस में आई थिंक ईडी वगैरह आते हैं मेरे ना, ख्याल वो से में? एक्साइज डिपार्टमेंट, ईडी, ये सारे रहते हैं। तो मेरे को ये लगता है कि ये मेन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हो गई। इनके अलावा पुलिस और एक्साइज डिपार्टमेंट के पास भी पूरा रहता है कि ये सारी चीजों को करने का। गॉट इट। एंड जो आप बोल रहे हो कि ऑपोजिशन एंड पॉलिटिशियंस मतलब ये यूज करते हैं, तो ये पहले भी मतलब हुआ एग्जांपल्स? सिंस फॉरएवर। गॉट इट। और क्या तो आपको मतलब, पता है सीबीआई आई कैसे थी? नहीं कैसे? वर्ल्ड वॉर हो रहा था, काफी करप्शन हो रहा था, तो अपने दिल्ली पुलिस तो एग्जिस्ट करती, इंडिपेंडेंस के पहले दिल्ली पुलिस एग्जिस्ट करती थी, तो इन करप्शन के केसेस को हैंडल करने के लिए एक स्पेशल यूनिट बनाया गया था, स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट ऐसे करके, विच बिकेम आगे जाके सीबीआई बन गई थी। ओके। एंड सिमिलर फॉर ईडी, एनसीबी? हाँ, बहुत ये सब पुरानी है। एजेंसीज है। तो हमको ना बस ऐसा लगता है कि बिकॉज वी आर सीइंग नाउ, रीसेंसी बायस हो जाता है। हम जब अभी देख रहे होते हैं ना कि ओ फ्रीडम प्रेस इंडेक्स नीचे जा रहा है, या ये नीचे जा रहा है, या फिर ये एजेंसी सिर्फ इसमें यूज करिए, क्योंकि हम सिर्फ अभी का देख रहे हैं। हर गवर्नमेंट अपने बेनिफिट के लिए इन एजेंसीज को यूज करती ही है, ऐसा मुझे लगता है। गॉट इट। लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट पेशेंट्स हु लेट्स से गो टू हॉस्पिटल्स, राइट? तो अभी पेशेंट अगर कोई है जो हॉस्पिटल जा रहा है, तो उसके पास क्या राइट्स हो गए फ्रॉम द हॉस्पिटल्स, और क्या गलत होता है पेशेंट्स के साथ? लाइक क्या एग्जांपल्स है, इस पे कुछ बात कर सकते हो?
इट्स अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स कि जब एकदम इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तब वी आर सीइंग कि हाउ पीपल मैनिपुलेट अस और आर नॉट जस्ट बीइंग ह्यूमंस एट ऑल। जैसे आपने एक बहुत फेमस साउथ मूवी भी है जिसमें ऐसा दिखाता है कि वो इंसान को लेके जाता है एंड ही डाइज और वो पे नहीं कर पाता है तो उसकी बॉडी ही नहीं दे रहे होते हैं कि जब तक तुम पैसे नहीं दोगे हम तुमको बॉडी नहीं देंगे राइट परफॉर्म करने के लिए। ये वो आई थिंक ये बॉलीवुड मूवी जो गब्बर गब्बर थे उसमें भी था ना, हाँ ऐसा ही कुछ हाँ हॉस्पिटल का वो हाँ सेम बॉडी वही नहीं सीन। देते ऐसे। तो क्लियर डायरेक्शंस है कि पेशेंट लिविंग, एमपी का भी थोड़े दिन पहले का 60-70 ईयर ओल्ड पेशेंट उसको बेड से बांध दिए थे क्योंकि उसके फीड क्लियर नहीं हुई थी। तो ऑल ऑफ दैट एंड लोगों को समझ में नहीं आता कि हॉस्पिटल मतलब तो अपन बोलते हैं कि एजुकेटेड नहीं होते तो हो सकता क्राइम, ये तो हॉस्पिटल वी आर टॉकिंग अबाउट सबसे ज्यादा एजुकेटेड। तो बहुत क्लियर डायरेक्शन है कि अगर कोई पेशेंट लिविंग हो या डेड हो, फी पे नहीं होने की वजह से, पेमेंट नहीं होने की वजह से आप उन्हें रोक नहीं सकते हो। ना लिविंग को रोक सकते हो ना डेड को रोक सकते हो, आप नहीं कर सकते हो ये सब। दूसरा, और अगर इमरजेंसी केसेस हो जैसे हार्ट अटैक आ गया, रोड एक्सीडेंट, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो, तो कोई भी डॉक्टर या हॉस्पिटल आपका हेल्थ केयर, इमरजेंसी केयर डिनाई नहीं कर सकता। दे कैन नॉट आस्क कि पेमेंट पहले करो फिर हम देखेंगे, जो पिक्चरों में दिखाया जाता है वैसा नहीं कर सकता। इमरजेंसी केयर आपको अटेंड करना ही पड़ेगा, कोई भी डॉक्टर चाहे वो प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो कोई भी, वो मना नहीं कर सकता। ओके। वो एक्चुअली वो मूवी का रेफरेंस मैंने जो दिया था तो आई थिंक उसमें एक ऐसा सिनेरियो था जहाँ पर एक डेड बॉडी उन्होंने ऑटोमेटिकली लाइक लेके आए थे एंड देन वो डेड बॉडी को ऐसे एक्ट कर रहे थे एज इफ लाइक इट्स जस्ट अबाउट टू डाई एंड देन डॉक्टर्स आर आल्सो ट्रीटिंग दैट डेड बॉडी एंड देन उनको बहुत एक्सेसिवली चार्ज भी किया था, लाइक ये एकदम स्कैम, और ये एक्चुअली रियल लाइफ स्टोरी है, ये हुआ है। हाँ, तो हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, दे कम अंडर द एम्बिट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको बिल पे प्रॉपर क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रहा है, आपका इंश्योरेंस क्लेम अननेसेसरीली रिजेक्ट किया जा रहा है, आपको ओवर चार्ज किया जा रहा है, या फिर हॉस्पिटल में रूम्स अवेलेबल है फिर भी आपको ट्रीट नहीं किया जा रहा है, या फिर आपको डिटेन करके रखा जा रहा है, आपको छोड़ा नहीं जा रहा है, वो अगर आपको कुछ भी गलत लग रहा है आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट वेबसाइट्स टू यूज इज कंज्यूमर कंप्लेन की। अब बस कंज्यूमर कंप्लेन डालिए, ग्रीवेंस डालिए, अपना स्टेट रजिस्टर करिए, क्या चाहिए वो सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हैं एंड दे टेंड टू गिव जजमेंट्स इन फेवर ऑफ कंज्यूमर्स। 100 रुपए से लेके करोड़ 2 करोड़ तक की आप कर सकते हो। तो मैंने एक केस पढ़ा था, तो दिस इज अ वेरी सीरियस वाली चीज। तो हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स कंज्यूमर कंप्लेन्स में कवर होते हैं एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, द वेबसाइट इज नाइस, यू शुड फाइल अ केस। और द गुड थिंग इज इसमें आपको एक लॉयर की जरूरत नहीं है। अगर समझो कि वेबसाइट से आपको नहीं हो रहा तो आप कंज्यूमर कोर्ट जाके भी अपना केस ले सकते हो और आप खुद प्रेजेंट कर सकते हो कि देखो ये हुआ था एंड द जज विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि ये क्यों नहीं हुआ था, ही विल मेडल ऑन योर बिहाफ। तो दैट्स वन गुड थिंग। कंज्यूमर कोर्ट छोटी से छोटी कंप्लेन को भी बहुत अच्छे से लेता है। देयर वाज दिस वन केस जिसमें लेस के पैकेट में व्हिच वाज सेइंग 7 ग्राम और 5 ग्राम था, दे गॉट कंपनसेशन फॉर इट। सीरियसली? यस, दैट तो अपन को लगता है कि यार इतना सब कुछ चल रहा है, इतने केसेस पेंडिंग है, दे टुक इट सीरियसली, यू जस्ट हैव टू फाइल अ केस फॉर इट। तो क्या हुआ था उसमें, मतलब 7 दे गॉट अ ग्राम्स कंपनसेशन, था? आई थिंक मेंटल एगनी 1000-1500 का मिला था 5 रुपए के चिप्स के लिए। और क्या बोला था उसने, लाइक 7 ग्राम्स कि का? तो उसमें तो सर्विस डेफिशिएंसी थी कि अगर तुम मेंशन कर रहे हो 7 ग्राम से तो हाउ कुड इट बी 5 ग्राम्स। तो वो वाली चीज हुई थी। इसमें मेंटल एगनी हो गई हाँ। उसको। बहुत सारे, तो मुझे ना ये पर अपन को ना ये समझ में आता है कि ऐसे केसेस होते रहते हैं, तो हमको समझ आता है कि हमारा जो केस है वो तो कितना ही इंपॉर्टेंट, हम क्यों नहीं फाइल करें। जैसे एक इंसान ने केस फाइल किया था कंज्यूमर कोर्ट में, जब उसको मिल्क पैकेट के लिए, क्योंकि वो फ्रिज में था तो 2 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज किया था, या कोल्ड ड्रिंक के लिए, क्योंकि होता अपन बचपन में देखता कि ठंडी चाहिए कि गर्म चाहिए, ठंडी के लिए 2 रुपए एक्स्ट्रा, उसने कंज्यूमर केस फाइल किया था और वो जीता। सो यू कैन नॉट चार्ज एक्स्ट्रा इवन इफ यू आर स्टोरिंग इट इन अ फ्रिज। एमआरपी इज मैक्स। अच्छा, तुम उसको फ्रीज करके दे दो तो भी तुम एक्स्ट्रा नहीं ले सकते हो। वो बोल रहा होगा कूलिंग चार्जेस वगैरह कुछ हाँ, है। पर द लॉ इज एमआरपी। तो मेरे को ना कंज्यूमर केसेस एज अ रेडी रिकॉर्नर फॉर लॉ स्टूडेंट्स लगता है कि ना तुम ये पढ़ो, या फिर जनरल ऑडियंस को वन लॉ दैट दे शुड नो इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन, अपन जनरली ना न्यूज़पेपर में बहुत सारी सैड न्यूज पढ़ रहे होते हैं क्योंकि दैट इज व्हाट ग्रैब्स अटेंशन, तो वो भी वैसे ही करते हैं कि लीगल सिस्टम बहुत खराब है, केसेस बहुत पेंडिंग है, ये सब कुछ है। बट देन व्हेन यू रीड अबाउट कंज्यूमर, आपको वापस ट्रस्ट इंस्टॉल होता है कि हाँ चीजें, जैसे बहुत ऐसा होता है, आप यूपीएससी स्टूडेंट्स वगैरह का देखोगे, हजारों की फीस होती है और वो बोलेंगे नॉन रिफंडेबल। भाई अब 15-17 साल का बच्चा है, वो 80,000 रुपए दे रहा है और वो अभी तक डिसाइड ही नहीं कर पाया कि उसको क्या करना है उसको। और अगर समझो 10 दिन में उसका मन नहीं लग रहा है दिल्ली में होम से किया, उसको नहीं करना है ये डिसीजन, 10 दिन में समझ में कि दिस इज नॉट द कॉलिंग फॉर मी, दे विल नॉट रिफंड द फीस। कंज्यूमर केस हुआ,
आ गया 15 दिन के अंदर तुमको रिफंड करना ही पड़ेगा। तुम्हारी जो भी पॉलिसी, तुम्हारी लिखित पॉलिसी तो मैंने दीवार पे लगा लियो, तुमको रिफंड कर। देयर सम एडमिशन चार्जेस या कुछ होते हैं जो आप नहीं करते हो रिफंड, बट द एंटायरिटी ऑफ इट यू हैव टू रिफंड। तो लोग क्या करते हैं, बहुत चतुराई में ना पॉलिसीज बना लेते हैं, नो एक्सचेंज, नो गारंटी, नो रिफंड। कोई फर्क नहीं पड़ता, कंज्यूमर केस फाइल करो, दे विल मेडल इट। यू हैव टू बी, तुमको सही कंज्यूमर होना होता है। ऐसा नहीं कि फोन लेके फिर विम बार भेज दे रहे हो फिर केस कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू ऑल्सो हैव टू बी वेरी प्रॉपर अबाउट इट। गॉट इट। एंड सो एवरीवन शुड विजिट कंज्यूमर कंप्लेंट। कैसे फाइल करते एक बार देख लो, आगे काम आ जाए तो पहले से पता होगा। कभी दुखी, मतलब कुछ ऐसी घटना होगी तो दुखी नहीं होगी, यू विल फील एम्पावर्ड कि हाँ कंज्यूमर केस फाइल कर सकते हैं। राइट। एंड आई एम श्योर आपने वीडियो बनाया होगा कि कंज्यूमर कंप्लेंट कैसे आई कर लेते हैं। हैवंट, पर तो आपके लिए अच्छा वीडियो आइडिया है ये। पर तुम सोचो ना, तुम राशन दुकान से लेके अमेज़न में आईफोन के आइडिया, हर चीज इज रीचेबल, कि उनको दुखी होने की जरूरत नहीं कि हाय मेरे तो लाख रुपए बर्बाद हो गए। कंज्यूमर कंप्लेंट फोरम है। ये ऑनलाइन शॉपर्स जो है लाइक जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट यहाँ से खरीदते हैं, इनके लिए भी कुछ राइट्स या लॉज है? कंज्यूमर कंप्लेंट में हर कोई कवर होता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पब्लिक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, इसमें तो प्राइवेट प्लेयर्स भी होते हैं। एनीबडी, अगर कोई एनजीओ भी हो ना तो भी वो कंज्यूमर, बस लाइन यहाँ ड्रॉ होती है कि तुम फ्री सर्विस की, समझो कि कोई हेल्थ ब्लड सर्वे कर रहा है, फिर ब्लड चेकअप कर रहा है और रिजल्ट सही नहीं आ रहा होता है, तो और वो फ्री में कर रहा है, तो तुम केस नहीं फाइल कर सकते। तो फ्री सर्विसेज के अगेंस्ट सिर्फ नहीं हो सकता, बल्कि तो प्राइवेट, पब्लिक, गवर्नमेंट जो भी, जैसे अपने हॉस्पिटल और डॉक्टर की बात की, अपने राशन दुकान की बात की, अमेज़न की बात कर ली, एप्पल वाले भी अगर वारंटी पीरियड में तुमको ठीक नहीं करते तो हम कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कर सकते। जब हम ना फर्स्ट ईयर लॉ कॉलेज फर्स्ट डे, तो बहुत अच्छे कन्वर्सेशंस होते हैं। तो मुझे लगता है कि ना कॉलेज एक्सपीरियंस इज अनपैरेलल्ड। हर किसी को कॉलेज एक्सपीरियंस लेना ही चाहिए। बहुत अच्छा नेटवर्किंग होता है, सब कुछ, लोगों के अलग अलग थॉट्स मिलते हैं। फर्स्ट डे ऑफ लॉ कॉलेज, एंड हमसे पूछा गया था कि व्हाट डू यू थिंक, हु सोसाइटी लॉ बनाती है या लॉ सोसाइटी बनाती है? सो वी विल टेक एग्जांपल ऑफ मूवीज सच एज एनिमल या फिर रांझना, ये सारी मूवी देखते हैं। तो अपन बहुत बार देखते हैं कि जस्ट टू गेट अटेंशन लोग स्टॉक करते हैं, मेन वुमेन जो भी स्टॉक करते हैं सिर्फ अटेंशन पाने के लिए, सिर्फ फेमिलियरिटी होने के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा केस होता है कि इंडियन मैन था, वो 2 ऑस्ट्रेलियन वुमेन का पीछा कर रहा था, तो केस फाइल किया। ऑस्ट्रेलिया में उस इंसान का लॉयर ये कहता है कि इंडिया में इट्स वेरी कॉमन टू गेट अप्रूवल और टू गेट अटेंशन ऑफ वुमेन, आप उसका पीछा करते हो। और इसका वो कल्चरल सिग्निफिकेंस के लिए मूवीज कोट करा था। देखो कि मूवीज है, उसकी वजह से लोग इन्फ्लुएंस होते, तो हमारे यहाँ तो बहुत नॉर्मल है। वो ऑस्ट्रेलिया में जाके इंडिया की ऐसी पिक्चर पोर्ट्रे कर रहा था। रांझना मूवी में यही होता, धनुष सोनम के पीछे जाता है जब वो स्कूल गर्ल रहती है और बार बार जाता रहता है, जब वो उसको इग्नोर कर दे तो वो अपना रिस्ट काट लेता है। दैट्स स्टॉकिंग। तो मुझे लगता है मूवीज का ना रेफरेंस ये होना चाहिए। एंड दूसरी चीज तो हाँ, कमिंग बैक टू वेदर लॉ शेप द सोसाइटी और सोसाइटी शेप द लॉज, मुझे ऐसा कई बार लगता है कि ना सोसाइटी ऑल्सो हेल्प शेप द लॉ। जैसे पॉश के अपन केस में देखा कि सोसाइटी ने डिमांड बनाई कि हमको लॉ चाहिए। पैसिव यूथनेशिया के केस में देखा कि हाँ, सोसाइटी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ये डायरेक्टिव लेके आया एंड देन द पार्लियामेंट ब्रॉट अबाउट द लॉ। तो लॉट ऑफ टाइम्स सोसाइटी बैक हैंडेड नहीं रह सकती कि हमारे इंडिया में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हमारे पास ये क्यों नहीं है। डिड यू फाइल एन RTI फॉर इट? डिड यू फाइल एन PI? डिड यू वॉइस योर ओपिनियन फॉर इट? तुम करके तो देखो, थिंग्स विल चेंज। इफ भवरी देवी कैन स्टर अप अ मूवमेंट राजस्थान में बैठे हुए, शी इज नॉट दैट एजुकेटेड, वो ये सारी चीजें कर सकती है। वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो फेथ हैज टू बी रिस्टोर्ड कि हाँ, सिस्टम्स तो बेटर हो सकते हैं। तो आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि सोसाइटी हेल्प्स शेप लॉ। जैसे अगर हम होमोसेक्सुअलिटी की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि हाँ, होमोसेक्सुअलिटी लीगल है, कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं है। पर आज भी अगर आप रेंट पे लेने जाओ कोई फ्लैट, वो आपसे पूछेंगे व्हाट आर यू, किस टाइप का जो भी है, अगर दिखेगा तो फिर आपको वो हटा देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तो बोला ऐसा नहीं हो सकता, पर ये चीजें होती है। तो बहुत सारे लॉज ऐसे हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, पर ऑन पेपर उसका ग्राउंड रियलिटी नहीं। तो द सोसाइटी हैज टू बी वेरी एक्टिव अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो जैसे होमोसेक्सुअलिटी में ये है कि क्यों मैरिज अलाउड नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तो कर देगी, बट देन व्हाट इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग केस लॉज यू रियली लाइक, या तो आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था एंड आप वो मतलब आपको लगता है कि वो बहुत सही डिसीजन था या तो काफी सही था, सबसे इंटरेस्टिंग केस लॉ? तो एक लॉ स्टूडेंट के करियर में तुम नींद में भी ओकेशनल भारतीय केस बोल दोगे ना, वो उसको पता होगा कि है, हर लॉ स्टूडेंट को पता होता है क्या था इसमें। एंड आई थिंक दैट वाज द केस विच हेल्प्ड। तो अगर हम इंडिया और पाकिस्तान की ट्रैजेक्टरी देखें कि इंडिपेंडेंस के बाद द सेम ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके बाद भी इंडिया आज कैसा है और पाकिस्तान आज कैसा है,
That was ensured because of Keshananda Bharti case, the lengthiest judgment of India, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी बेंच 13 जजेस की बेंच बैठी थी और इतना फिल्मी था, तो मेजॉरिटी 13 जजेस बैठी है, 7:6 में मेजॉरिटी जजमेंट आता है. एक जज भी यहाँ हो जाता तो जजमेंट चेंज हो जाता. तो इनिशियल टाइम पे राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो अपना फंडामेंटल राइट था कि ये मेरी प्रॉपर्टी, जमींदार बड़े बड़े एकड़ लैंड लेके रखिए, वो राइट टू प्रॉपर्टी के अंदर आता था, विच वॉज चेंज. जमींदारी अबॉलिशमेंट एक्ट आया, लैंड एक्विजिशन एक्ट आया, सारी चीज आया एंड लैंड वाज टू बी गिवन अवे. तो बहुत सारे लोगों ने केस फाइल किया, जैसे केशवचंद्र भारती केस में तो ये एक मठ था जिसमें केशवचंद्र भारती का लैंड वगैरह था जो केरला गवर्नमेंट ले रही थी. उन्होंने केस फाइल किया कि ये मेरे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है. ही लॉस्ट द केस हाउएवर, बट द मेन थिंग इज व्हाट द डिफाइनिंग थिंग इज, इस केस में ये डिसाइड किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन को आप कभी भी कैसे भी अपनी सहूलियत के हिसाब से नहीं अमेंड कर सकते हो. कुछ बेसिक फीचर्स है जो अमेंड नहीं हो सकते. तो तब के टाइम पे ना बहुत ही वॉलेटाइल और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होती थी जो हर चीज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर लेती थी कि अगर हमें लैंड लेना है तो चलो फंडामेंटल राइट हटा दो, अगर हमको इमरजेंसी लगानी है तो चलो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हटा दो, ये सारी चीजें. तो कॉन्स्टिट्यूशन को ना यहाँ वहां से हर जगह से चेंज किया जा रहा था. तो केशवचंद्र भारती जजमेंट इंश्योर करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को आप पूरा ही हटा दो, पूरा ही इरेज कर दो, लेकिन कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप हटा नहीं सकते हो. और पार्लियामेंट अपनी मर्जी से, तो पार्लियामेंट है तो बेसिक ना जो सारे लॉज बनाती है, पर पार्लियामेंट भी चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन के इन बेसिक फीचर्स को चेंज नहीं कर सकती. तो केशवचंद्र भारती इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट. उन्होंने ये इंश्योर किया कि समझो मैं कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा बुक इरेज कर दूं, पूरी पार्लियामेंट साथ में बैठी और मेजोरिटी ने अप्रूव भी कर दिया, लोकसभा राज्यसभा, कि हाँ हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अब से हटा दे रहे हैं. फिर भी उनके पास वो पावर नहीं है कि वो जो बेसिक फीचर्स है, जैसे आपका राइट टू लाइफ हो गया, स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया, डबल जेओपार्डी नहीं हो सकती, आपको सेम क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती, ये सारी चीजें वो नहीं कर सकते. तो दैट इज वन जजमेंट विच चेंज द फेट फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान. तो कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में भी मेंशन किया हुआ है. एंड अभी जो आई डोंट नो इफ यू फॉलो दिस बट कुणाल कामरा कंट्रोवर्सी जो हुआ था वेयर ही स्पोक समथिंग अबाउट द पॉलिटिशियंस, ही sang a song and he was telling that कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लाइक इट्स अलाउड बिकॉज इट्स अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड इट्स अ कॉमेडी. तो like in that case like the question here is कि to what extent can you have like the freedom of speech and कौन से cases में allowed है, कितना extent तक बात करना, कौन से cases में नहीं allowed है. What do you think about that? तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 हैज 2 पार्ट्स टू इट. वन, तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर रहे थे ना, अपन ने सोचा था कि सिर्फ एक ही पार्ट रखते हैं, विच इज ऑल द 6 फ्रीडम्स. कि फ्रीडम कि आप खुद का जॉब कर सकते हो, खुद का शॉप कर सकते हो, असेंबली कर सकते हो, ऑल द फ्रीडम्स. पर फिर लगा नहीं, सिर्फ फ्रीडम से ना बात समझ में नहीं आई लोगों को, तो सेकेंड पार्ट डाला गया. आर्टिकल 19 के 2 पार्ट है, फ्रीडम एंड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, कि अब ये सारी फ्रीडम एक्सरसाइज कर सकते हो सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस. धीरे धीरे चल के वो जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है वो फ्रीडम से थोड़े बड़े हो गए हैं. कुणाल कामरा कंट्रोवर्सी में आई थिंक इट कम्स डाउन टू अ लॉट ऑफ थिंग्स कि आई फेयरली थिंक इट ब्लू आउट ऑफ प्रोपोर्शन. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, पैरोडी है, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर एक्सरसाइजेबल. अगर हम महाराष्ट्र का कल्चर ही देखें तो बाल ठाकरे was okay in doing all of this. वो caricature artist थे, he exercised all of those freedoms in it. Freedom of speech and expression is very pertinent for a society. कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ले लो, कॉमेडियंस के लिए ले लो, इट इज, अगर आप किसी को अपोज करते हो, क्वेश्चन करते हो, दैट शुड बी प्रोटेक्टेड इन अ डेमोक्रेसी. So then you think कि मतलब वो केस में it was okay like freedom of speech वहाँ पे applicable होगा and then like he sang a song so that is okay because that falls under freedom of speech. That I don't know वो कितना, I have not heard the song. मुझे बस पता चला कि क्या हुआ. मैंने ज्यादातर वो इंडियन हैबिटेट के साथ क्या हुआ मैंने वो फॉलो किया, which I think was एकदम ही खराब. वो तो गलती है ना, because वो तो हैबिटेट की तो गलती थी नहीं, it's the artist who's performing and habitat is just I don't think it requires location. any explanation कि वो तो एकदम ही खराब था. Vandalism of any sort. कहीं कुछ हो गया, रिजर्वेशन अगर बढ़ गया तो ट्रेनों को तोड़ देना, कहीं कुछ हो गया तो रोड तोड़ देना, फैक्ट्री तोड़ देना, इट इज जस्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एंड दैट शुड बी पेनलाइज्ड टू द हेवीएस्ट एक्सटेंट. बट टेल मी वन थिंग, तो अभी जैसे हैबिटेट के केस में तो उनके पास क्या स्टैंड पॉइंट है, लाइक व्हाट कैन दे डू लीगली कि उन पे अटैक कर दिया एंड वो पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, राइट? नथिंग, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग. इसमें ना लॉ एंड ऑर्डर के परे भी एक दुनिया चलती है, वो हो रहा है इसमें. इट्स नॉट, बट दे कैन टेक एक्शन नो, बिकॉज उनकी तो कोई इंडियन गलती. हैबिटेट सेंटर डेफिनेटली हैबिटेट अभी जैसे वो पूरा उनका डिस्ट्रॉय कर दिया, डेमोलिश कर दिया उनका पूरा. डेफिनेटली दे कैन डू इट, बट लाइक आई सेड, कोर्ट में केस फाइल करने से आपको तुरंत ही राहत मिल जाती तो फिर बात ही अलग होती.
Yeah, इफ दैट, fair. तो डेफिनेटली दे कैन गो अप्रोच इन द कोर्ट, पर वो जजमेंट आने में साल 2 साल 3 साल हो Yeah. सकते हैं, एंड उसमें फिर चीजें तो डिस्ट्रॉय हो ही रही है. हु आर यू इम्पैक्टिंग, हाउ आर यू इम्पैक्टिंग से फर्क पड़ता है. भले ही वो चैनल मेंबरशिप वाली चीज हो या कुछ भी हो, इफ यू आर सेइंग समथिंग विच कैन हैव एन इम्पैक्ट, डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, आप पे पेनल्टी लगाई जाएगी. आपको, आप ये नहीं कर सकते हो कि आप सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो तो यू विल नॉट हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी. जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के केसेस हैं, पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन केसेस ना फिजिकल स्टोर्स पे लगते थे. तो फ्लिपकार्ट या कोई भी अगर एक्सेसिव बार्गेनिंग कर दी, जैसे 20,000 का फोन है, उसको 14,000 में बेच रहे ताकि कॉम्पिटिशन ही किल हो जाए, तो दैट इज अब्यूज ऑफ मोनोपोलिस्टिक पावर. तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट फिर उन पे भी लगने लगा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. तो अभी भी ना हम आर्टिकल 19 में अपन वो कार्व आउट कर रहे हैं इंडिया में के. तो नॉर्मली अगर कोई फिल्म हो, नॉर्मली अगर मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म में करूँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो मूवी देख के इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, ये चीजें चेंज हो सकती है. वैसे ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ना अभी बहुत ज्यादा बच पाते हैं कि तुम तो कंसेंट लेके चूज करो, तुमने खुद ऑप्ट किया, तुम खुद देखने आए थे. तो न्यूज़पेपर वाले से, हाँ, तो आई विल फ्रेम इट दैट वे. पहले क्या होता था, न्यूज़पेपर में ना बहुत ही ल्यूड गंदे गंदे एडवर्टाइजमेंट आते थे. लोगों ने क्या बोला कि आप ही तो न्यूज़पेपर ले रहे हो, आपके ऊपर है, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना नहीं पढ़ो. कोर्ट ने ये बोला कि अगर न्यूज़पेपर आ रहा है, इट इज ओपन टू अ लॉट ऑफ सेक्शंस इन द सोसाइटी. घर पे बच्चे भी पढ़ सकते हैं, कोई और भी पढ़ सकते हैं, तो ये सारी चीजें आप नहीं कर सकते. तो आर्टिकल 19 को उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया कि तुम कुछ भी नहीं छाप सकते. उसी तरीके से फिर फिल्म्स पे हम आते हैं कि फिल्म भले ही तुम चूज करो देखने जाना, पर तुम उसमें कुछ भी सेक्सुअल कंडक्ट नहीं दिखा सकते. यू हैव टू सी कि तुम्हारी रीजनेबल ऑडियंस क्या है. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे ये फिगर आउट नहीं हो पा रहा है कि हाउ डू यू रेस्ट्रिक्ट देम. कंसेंट कब हो रहा है, रीजनेबल ऑडियंस कौन सी है, क्या हमें रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इज दैट बेटर फॉर द सोसाइटी, नॉट बेटर फॉर द सोसाइटी, नहीं पता. बट रिस्पॉन्सिबिलिटी का ओनस तो लेना चाहिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को. इफ यू आर पुटिंग आउट ऑन एनीथिंग, जैसे हम इंस्टाग्राम वगैरह में भी देखते हैं, साइबर बुलिंग वाली चीज हो गई, ये सारी की सारी ना आर्टिकल 19 के अंदर आता है. आई हैव द राइट टू मैसेज यू, मैं तुमको कमेंट कर सकती हूँ. ये वाले प्लेटफॉर्म जो होते हैं ना, ये ओनस नहीं लेते. तो सोचो अगर आज मैं तुमको साइबर बुलिंग करूँ, आई एम सेंडिंग यू बैड पिक्स और वॉट एवर आई एम डूइंग, एंड द इंस्टाग्राम विल नॉट टेक एनी एक्शन. पर यही अगर मैं टी सीरीज का कोई गाना यूज कर लूँ ना, तो वो कॉपीराइट स्ट्राइक लगा देंगे, वो पब्लिश नहीं होने देंगे. सो हाउ डज मेटा, हु हैज ऑल दिस इन्वेस्टमेंट, इतना रिसर्च सब कुछ है, वो गाना तुरंत डिटेक्ट कर ले रहा है कि नहीं अपलोड कर दूंगा, पर वो ये साइबर बुलिंग, हैरेसमेंट, ट्रोलिंग के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है. It's only because they don't want to take responsibility for all this. तो Article 19 I will relate like this. Responsibility सबको लेनी है. If you are an influencer, if you think you can influence anybody, you have to take responsibility. फिर उसमें भी ना पॉश के जैसे ही होगा कि people will not ask you whether you cracked this joke with the intention to cause nuisance. If the listener is thinking it can cause nuisance, it will qualify for it. बहुत बार ना अपन ऐसे सोचते कि मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ क्या. उसमें क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेट्रो में जा रहे हो एंड वन पर्सन इज अगेन एंड अगेन सीइंग यू, तो आप रूट चेंज कर लेते हो. अगर ट्यूशन के नीचे कोई दिख रहा है तो आप रूट चेंज कर लेते हो. अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन यू आर नॉट कॉलिंग दैट पर्सन, आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं, एंड द अदर पर्सन विल डू इट विद द अदर पर्सन. तो अगर साइबर बुलिंग हो रही है या फिर इन अ प्राइवेट, इन अ पर्सनल रिलेशनशिप, समवन इज सेइंग कि आपकी पर्सनल पिक्स वो रिलीज कर देगा, या वॉयरिज्म हो रहा है विच इज वॉचिंग समवन विदाउट देयर कंसेंट, ये सारी ही चीजें जो हो रही, चाहे वो ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, साइबर सेल जाओ, आईपी एड्रेस निकालेंगे, उसको ब्लॉक करेंगे, कहीं ना कहीं से पता लगाएंगे. तुमको क्यों सोच रहे हो वो कैसे करेंगे, वो फिगर आउट करें, उनका जॉब है वो करना. अगर साइबर सेल नहीं, गो टू द पुलिस डिपार्टमेंट, दे विल फिगर इट आउट. यू स्टार्ट, तुम स्टार्ट तो करो, दे विल डू देयर वर्क. तो ये सारी चीजें की जा सकती So है. you're saying like even if let's say someone shares your private pics without your consent, then you should go to the police हाँ, and then file a हाँ, complaint immediately. उड़ीसा में वी हैव दिस केस. तो इसमें कंसेंट की अंडरस्टैंडिंग है, इसमें ऑनलाइन कंसेंट. तो बोथ ऑफ दीज पीपल अडल्ट, दे वर इन अ रिलेशनशिप एंड दे शेयर्ड इंटीमेट मोमेंट्स, कैप्चर किए गए, देन ब्रेकअप हो गया एंड द बॉय वाज थ्रेटनिंग कि मैं रिलीज कर दूंगा. इसमें बॉय और वुमेन वैसा कुछ नहीं है, बोथ हैव दीज राइट. तो लड़का बोल रहा था कि मैं तुम्हारी पिक्चर शेयर कर दूंगा, एंड इवेंचुअली ही शेयर्ड इट ऑन फेसबुक. लड़की ने, घर वालों ने, सबने उसको बोला, एंड ही वाज डूइंग नथिंग. वो पुलिस के पास गए. तो अपन क्या होता है, हर चीज में कोर्ट, एग्जीक्यूटिव्स भी है, उनके पास भी बहुत सारी पावर है. वो पुलिस के पास गए, आईपी एड्रेस निकाला, उसको ट्रैक किया, हर चीज डिलीट किए गए. इट वाज नोवेयर टू बी द फाउंड ऑन इंटरनेट. वो सारी चीजें की गई. Oh. And इसके like वो लड़के के अगेंस्ट कुछ ऐसे फाइन या पेनल्टी भी हो सकता है? इम्प्रिजनमेंट 3 साल 5 साल अच्छा, इम्प्रिजनमेंट होती है. imprisonment? हाँ. So if he shares like private photo of someone else, तो इसमें उसको ना जेल में consent- डाला जा तो सकता है. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इंटीमेट मोमेंट्स में वो चीजों को कैप्चर करने का कंसेंट देना अलग कंसेंट है,
उस पिक्चर्स को पब्लिक के साथ शेयर करना एक डिफरेंट कंसेंट है। तो कंसेंटिंग टू वन थिंग डज नॉट अमाउंट कंसेंटिंग टू अदर थिंग। तो अगर ये सारी चीजें हो रही है साइबर सेल के तो सबको ना स्कूल में ये ट्रेनिंग देनी चाहिए कि आपके एरिया का साइबर सेल को कैसे कांटेक्ट कर सकते हो, आपके एरिया के पुलिस डिपार्टमेंट को कैसे कांटेक्ट कर सकते हो, कौन सी चीजें जिसके लिए आप जा सकते हो। और ये सारी ना पब्लिक अथॉरिटीज ही होती है। तो इफ यू डोंट नो व्हाट टू डू, समझो कहीं कुछ हो गया एंड इफ यू डोंट नो व्हाट टू डू, आप पुलिस डिपार्टमेंट जाके क्वेश्चन कर सकते हो कि भाई कैसे करूं, एंड दे विल टेल यू, पब्लिक अथॉरिटी तो है। तो स्कूल में ये वाली ट्रेनिंग देनी चाहिए जहां वी टेल कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए ना, तो ये जो इवलाइज किया गया पुलिस डिपार्टमेंट को नहीं, वो नहीं करना चाहिए। तो जो हम स्कूल में बच्चों का कैंप ले जाते हैं बीचेस घुमाने का या फिर यहाँ वो पुलिस डिपार्टमेंट लेके जाना चाहिए। इफ अ प्रॉब्लम अकर्स गो हियर। घर पे अगर तुम देख रहे हो वॉयलेंस होते हुए, यहाँ जाओ, इस नंबर पे कॉल करो। ऑल ऑफ दिस दे शुड नो। अगर सीक्रेटली किसी को कुछ प्राइवेट एक्ट में देखते हो या सेक्सुअल एक्ट में देखते हो, दैट इज वॉयरिज्म विच इज नॉट अलाउड। अगर वो हो रहा है तो आप साइबर कंप्लेन कर सकते हो। अगर कोई साइबर स्टॉक कर रहा है कि तुम यहाँ गई, तुमको अगर मैसेजेस भेज रहा है फालतू के, यू कैन गो टू पुलिस डिपार्टमेंट। सबका यही है, या तो तुम कॉल आउट करो, उनके फोटोज दिखा सकते हो, उनको ब्लॉक कर सकते हो मेटा में रिपोर्ट को। एंड ऑफ द डील इज साइबर सेल पे जाओ, ये सारी चीजें करो। जैसे एक ऐसा हुआ था कि देयर वाज अ वुमन जिसके साथ एक इंसान फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा हुआ था, एंड देन फिर उसको तुम रिप्लाई नहीं करोगे तो मैं अपनी नस काट लूंगा, ये कर लूंगा। दैट इज ऑल्सो हरासमेंट। तुम उसके लिए भी पुलिस के पास जा सकते हो एंड ही विल फिगर आउट, और उसके लिए भी इम्प्रिजमेंट होगी। उसके लिए भी जेल में जा हाँ, तो सकते हैं। हमको My क्या God. लगता है कि बिकॉज वी आर नॉट एबल टू फिगर आउट अ सोल्यूशन, द पुलिस विल, ऐसा नहीं है, उनका वो काम है, वो करेंगे। तुमको बस कंप्लेन इनिशिएट करनी है। जैसे बहुत सारे केसेस में ये भी होता है कि अगर नहीं, लाइक अगर नहीं मिले या तो अगर ये ब्रेकअप कर लिया तो मैं सुसाइड कर दैट इज लूंगा, हरासमेंट। सुसाइड कर दैट इज लूंगी, सो दैट इज आल्सो हरासमेंट। हरासमेंट। माय गॉड। तो यू नो, जैसे ये होता है कि ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज, या फिर अगर तुमने मुझे, हाँ, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं करी तो मैं सुसाइड कर लूंगा, दैट इज हरासमेंट। गो फाइल अ कंप्लेन अगेंस्ट। माय गॉड। There was a very weird case, by the way. There's a weird scam which is happening around. I don't know if you're aware about this. तो क्या होता है कि एक रैंडम वीडियो कॉल आता है, ओके, व्हाट्सएप पे, एंड व्हाट्सएप पे अननोन नंबर से आता है, कोई इंटरनेशनल नंबर से आता है, एंड लोग ना क्या करते हैं, लाइक पिक कर लेते हैं वो वीडियो कॉल, एंड देन लाइक देयर इज सम लाइक प्राइवेट पिक्चर और प्राइवेट वीडियो विच इज बीइंग प्लेड, एंड देन आपका भी वो, आप कैमरा में आ रहे हो, एंड दे रिकॉर्ड दैट, एंड देन वो थ्रेटन करते कि आप हमको पैसे दो, नहीं तो हम आपका ये रिलीज कर देंगे। तो दैट इज ऑल्सो स्कैम विच इज हैपनिंग। आई वाज सो तो शॉक्ड। सब ये जो मॉर्फिंग वाली चीज हो गई, या फिर ये जो सारी चीज हो गई ना, ये रश्मिका मंदाना वाले केस में हुआ था, शी वाज मॉर्फ। तो उनको अनदर पर्सन क्या फेस मॉर्फ करके रश्मिका मंदाना का फेस दिखा दिया था, वेयर शी वाज वेयरिंग दिस बॉडी सूट, और वो एलिवेटर में एंटर करी, शी फाइल्ड अ साइबर सेल कंप्लेन, हटा दिया गया वीडियो, अब कहीं मिलेगा भी नहीं। बट यू नो, अभी एआई आने के बाद बहुत ज्यादा ऐसे, ये तो बहुत कॉमन हो गया जहाँ पर किसी की भी वीडियोस, मतलब कैसे भी कुछ भी प्ले करवा रहे हैं, लाइक कुछ भी मूवमेंट्स करवा रहे हैं, या तो एआई के थ्रू। मैंने अभी एक रिसेंटली एक रील देखा जहाँ पर एक ऐसा स्कैम था जहाँ पर जैसे निर्मला सीतारमन वो एक बता रही थी कि अगर आप ये स्कीम में डालोगे तो आपको 19,50,000 पर मंथ रुपए मिलेगा, एंड वो लिंक में जाने के बाद निर्मला सीतारमन का वीडियो प्ले हो रहा है, फिर राजदीप सरदेसाई जो एंकर है, न्यूज एंकर, उनका वीडियो प्ले हो रहा है कि यस दिस इज अ वेरी गुड स्कीम, देन नारायण मूर्ति का वीडियो प्ले हो रहा है। मतलब ये तो एआई के थ्रू तो कुछ भी हो रहा है लेजिट इंडस्ट्री में। तो अभी तो मेरे को लगता है लाइक एआई के थ्रू लाइक ये सब स्कैम्स तो बहुत ज्यादा कॉमन हो गया, एंड पीपल शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो मुझे इंडियन लीगल सिस्टम का ना, मुझे ऐसा लगता है कि इन द एज जहाँ पे हम चांद पे जा रहे हैं, जहाँ पे ड्राइवरलेस कार्स हो रही है, वेयर दिस ओल्ड कार जिसको अपन सिर्फ पेंट किया जा रहा है, इंडियन लीगल सिस्टम इज लाइक दैट। पर बहुत सारे वेन्यूज होते हैं, जैसे इन दिस एवर इंक्रीजिंग एज ऑफ ऑनलाइन क्राइम्स बीइंग हैपनिंग, और जब हमारे ट्रेडिशनल लॉज जो है जैसे बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, इफ दैट्स नॉट बीइंग एबल टू कैच अप, कई बार ना एक्शन लेना डिस्क्रिशनरी होता है। इट जस्ट कम्स डाउन टू द पुलिस ऑफिसर फीलिंग लाइक टेकिंग एन एक्शन, सो अवेल दैट। तो अगर वी ऑल विल अग्री कि हाँ ऑनलाइन क्राइम्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो अवेयरनेस होनी चाहिए कि इफ ऑनलाइन क्राइम इज हैपनिंग, व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू शुड टेक। यू ब्लॉक दैट पर्सन, आप मेटा पे रिपोर्ट करो, आप पुलिस ऑफिसर के पास, पुलिस के पास जाओ, आप साइबर सेल के पास जाओ, एंड दे विल टेक एन एक्शन। पर इसमें भी ना मुझे वही लगता है कि इंडिया शुड पुट, ऑल कंट्रीज शुड पुट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन दीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने किया है। दे वर थिंकिंग, आई डोंट नो इफ दे हैव डन दिस और नॉट, कि 16 years ऑफ एज के कम बच्चों के लिए इंस्टाग्राम विल नॉट लॉग इन, उनका अकाउंट नहीं बनेगा तक, क्योंकि वो देख रहे कि कितने बच्चे उसमें जा रहे हैं, इट्स कॉजिंग डिप्रेशन, उनका अटेंशन स्पैन रिड्यूस हो रहा है, एंड दे आर डूइंग गुड फॉर दैट पीपल। यही अगर इंडियन गवर्नमेंट कर दे इंस्टाग्राम 16, तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। So sometimes we should also support the government where they're trying to do good to the people.
पर हाई टाइम दैट दीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक आई सेड कि तुम गाना कॉपीराइट होने के लिए इतने एक्टिव हो सकते हो, बट देन किसी को रेप थ्रेट्स आ रहे, डेथ थ्रेट्स आ रहे, देन यू आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन. और अगर आप रिपोर्ट भी करें, एंड आई ऑल्सो रिपोर्टेड अ लॉट ऑफ दैट, और उनका आता है दिस इज नॉट अगेंस्ट आवर कम्युनिटी गाइडलाइंस. सो मतलब आप उन्हीं को प्रोटेक्ट करोगे हु आर पेइंग यू. या आई थिंक आई मीन पता नहीं, मतलब ये जो गाने वाले ये तो बहुत कॉमन है, मतलब मेरे भी वीडियोस पे स्ट्राइक आ जाते हैं एंड देन आई सबमिट अ डिस्प्यूट, बाद में पता चलता है कि ठीक है रिजॉल्व हो गया है, बट ये जो बाकी दूसरे केसेस है वो आई डोंट थिंक इतना रिस्पॉन्ड करते हैं. ऐसे कौन से कंट्रीज है इंडिया के बाहर जो आपको लगता है कि लॉज बहुत अच्छे हैं एंड इंडिया शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम देम, एंड व्हाट आर लाइक सम लॉज यू लाइक अबाउट देम? तो यहाँ पे ना दो चीजें, एक तो होता है लॉ बनाना, दूसरा होता है लॉ को एग्जीक्यूट कर देना, और तीसरा होता है लोगों का लॉ फॉलो करना. इंडिया इन अ लॉट ऑफ सिचुएशंस हैव बीन फोर्थकमिंग विद लॉज. यूएस इज स्टिल डिबेटिंग, फाइटिंग विद ईच अदर अबॉर्शन लॉज के लिए. इंडिया ने 1980s 50s के आसपास अबॉर्शन लॉ ले आए थे, एंड दे आर स्टिल सो मच बेटर देन द यूएस लॉज. यूएस में अभी भी, जैसे हमारे यहाँ ये माना जाता है कि अगर 18 साल से कम की लड़की प्रेग्नेंट हो गई और वो अबॉर्शन के लिए जा रही है, हॉस्पिटल्स को एफआईआर लॉन्च करानी जाती है, क्योंकि कंसेंट हो ही नहीं सकते अगर आप 18 साल से कम के हो. एंड फिर अगर आप 6 वीक्स 8 वीक्स जेस्टेशन पीरियड जितना भी होता है, अबॉर्शन इज लीगलाइज्ड. यूएस इज स्टिल स्ट्रगलिंग विद दैट. इन अ लॉट ऑफ कंट्रीज इट्स नॉट लीगल. तो व्हाट आई एम ट्राइंग इज कि लॉ बस बनाने से लॉ इम्प्लीमेंट हो जाते, तो बहुत सारे लॉज हैं हमारे पास जो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं. It has to be society first. The society has to be accepting of all those laws. जैसे अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें, तो बहुत बार अच्छी चीजें भी लाई जाना चाहती है, जैसे डॉटर्स राइट टू प्रॉपर्टी वाली चीजें इसमें इंस्क्राइब हो सकती है, इनहेरिटेंस के राइट बेटर हो सकते हैं, अडॉप्शन के लॉज बेटर हो सकते हैं, बट देन द सोसाइटी इज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट दोज लॉज. हैप्पीनेस इंडेक्स मेरे ख्याल से अगर कहीं कहीं से भी हमको इंस्पिरेशन लेनी है, इफ देयर स्कोप फॉर इट, हैप्पीनेस इंडेक्स निकालना चाहिए. लॉ वाला इंडेक्स है, सिर्फ हैप्पीनेस इंडेक्स निकालना चाहिए. क्या होता है हैप्पीनेस इंडेक्स? जहाँ डेनमार्क वाली चीजें सारी कंट्रीज है ये ऊपर आती है, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, सब कोई अच्छे से बात करते हैं, अपने आप से लॉ अबाइडिंग है. एक इंडेक्स आता है, जैसे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आता है, वैसे ही हैप्पीनेस इंडेक्स आता है कि एक कंट्री में कितने लोग जितना ज्यादा खुश है, वो लिस्ट निकालनी चाहिए, एंड वी शुड फिगर आउट व्हाट दे आर डूइंग. अच्छा, सो डेनमार्क इज द बेस्ट हाँ, कंट्री. मेरे ख्याल से वो दे टॉप द लिस्ट. डेनमार्क, नॉर्वे, ये सारे करते हैं आसपास टॉप. वाओ. और इसमें क्या होगा? वर्क लाइफ बैलेंस, लो स्ट्रेस, ये सब हाँ, फैक्टर्स ये सारी हो गए. चीजें होती है. तो हाउ आर दे अचीविंग इट, अपन को भी वैसे ही करना चाहिए. बिकॉज द एंड गोल, मतलब लॉ अपन क्यों लेके आए, ताकि सोसाइटी यूनानिमसली अच्छे से को एग्जिस्ट करे ना. अपन को सबको डरा के थोड़ा ना रखना है कि कोई एक दूसरे से बात मत करो, सब रुक जाओ. द एंड गोल ऑफ लॉज इज ताकि कोई किसी को डिस्टर्ब ना करे, सब अपनी लाइफ का एंड पर्पस एकदम अच्छे से यूटिलाइज कर पाए. सो वी शुड फॉलो दैट. तो आपने इनहेरिटेंस की जिस बात की, तो इनहेरिटेंस पे थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं. सो अभी जैसे अगर विल जो है, विल का कॉन्सेप्ट, आपने लिविंग विल का भी पहले जिक्र किया था. सो विल जो, अगर किसी ने विल बनाई नहीं है एंड अगर उनके फैमिली में किसी की डेथ होती है, तो प्रॉपर्टी कैसे इनहेरिट होगी एंड वो केस में क्या होगा? तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे जनरल लॉज होते हैं जो चाहे क्राइम मैं करूं या आप करो, या विक्टिम मैं हूं या आप हो, सेम ही लॉ अप्लाई होगा. तो अगर मैंने चोरी की या आपने चोरी की, सेम ही सजा मिलेगी, सेम ही कंपनसेशन मिलेगा. पर बहुत सारे जो पर्सनल एरियाज होते हैं उसमें वो रिलीजियस बेस्ड होते हैं, जैसे शादी, मैरिज, अडॉप्शन, डाइवोर्स, सक्सेशन, इनहेरिटेंस, ये सारे के सारे रिलीजन बेस्ड लॉज होते हैं, पर्सनल लॉज होते हैं. तो डिपेंडिंग ऑन आप किस रिलीजन के हो उस हिसाब से चेंज होगा. तो इट ऑल कम्स अंडर द गैम्बिट ऑफ इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल डेथ से ये इवोक होती है. तो अगर आपकी ग्रैंड पेरेंट्स की या पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, तो उनकी जो भी प्रॉपर्टी होती है वो आप इनहेरिट करते हो. कैसे इनहेरिट करते हो? कोई क्वालिफाइंग क्राइटेरिया नहीं, यू जस्ट हैव टू बी बोर्न इन दैट फैमिली और वो इनहेरिट कर लेते हो. अब इनहेरिट आप कैसे करते हो? एक होता है सक्सेशन लॉज और एक होता है विल के थ्रू. तो हो सकता है कि इंसान ने लिख लिया हो कि मेरी जो भी प्रॉपर्टी, तो आप एक लिस्ट बना सकते हो. इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ विल, क्योंकि बहुत बार अंबानी फैमिली में हमने देखा था कि बिकॉज धीरूभाई अंबानी डाइड विदाउट अ विल, बहुत सालों तक इट बिकेम अ बैटल टू हैव अ विल कि आपके पास कितने एसेट्स है, व्हाट डू यू वांट टू डू विद दैट. एक एग्जीक्यूशनर रख सकते हो, एक बैकअप एग्जीक्यूशनर रख सकते हो, उसको अटेस्ट करा लो, हैव अ वर्ड विद द फैमिली कि दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. तो दैट इज इनहेरिटेंस एंड विल वाला कंसेप्ट. इफ समबडी डाइज अर्ली विदाउट प्रिडिक्टिंग इट, तो सक्सेशन लॉज फिर फॉलो किए जाते हैं. तो सक्सेशन लॉज में सिंपल सिस्टम होता है, जैसे क्लास 1 हो गए तो जो इमीडिएट बेटा बेटी बीवी जो भी होंगे उनको इतना इनहेरिट होगा. अगर किसी का फादर एग्जिस्ट नहीं करते, सीधा सन है, तो वैसे होगा. गुड थिंग अबाउट इनहेरिटेंस लॉज, हाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड, इज 2019 या 20 के आसपास डॉटर्स राइट टू प्रॉपर्टी फिर से हुआ गया,
तो ये जो सारे इनहेरिटेंस लॉज में हमेशा सन्स को ही माना जाता था, तो इफ द डॉटर इज बीइंग मैरिड उनके राइट ही कंसिडर नहीं किए जाते थे, तो नाउ डॉटर विल हैव इक्वल राइट टू द प्रॉपर्टी। बस ये है कि ना ये लॉ एग्जिस्ट तो करता है पर नॉर्मल इंसान को थोड़ा ना पता है, और दुख दर्द पीड़ा के टाइम पे जब ये सारी चीजें एग्जीक्यूट हो रही होती है तब उनको पता ही नहीं होता कि दे हैड अ राइट टू गांव की प्रॉपर्टी में, उनका तो चले गया होता है। तो इसलिए ये सारी चीजों के बारे में पता होता है। एंड आई रियली फील कि अभी जो एक्सेसिबिलिटी टू फोन्स है, एक्सेस टू इंटरनेट है, और ये जो हिंदी जो भी रीजनल भाषा में अवेलेबल कंटेंट है, पीपल कुड अंडरस्टैंड लॉ सो मेनी, इतनी आसान तरीके से। मेरा राइट इनहेरिटेंस में क्या होगा, विल डॉटर्स गेट इक्वल राइट टू द प्रॉपर्टी, जैसे लोगों को लगता है अगर मेरी शादी हो गई तो मेरे मेटर्नल में मेरा नहीं रहेगा, ऐसा नहीं होता। यू गेट राइट टू बोथ ऑफ द प्रॉपर्टीज, आपको यहाँ पे भी मिलेगा, आपको वहां पे भी मिलेगा। जबकि लोगों को लगता है कि मेरी शादी होगी तो मुझे नहीं मिलने वाला है। तो लॉज है, लोगों को पता नहीं है। लीगल अवेयरनेस, जितनी ज्यादा जरूरत लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज की है, उतनी ही ज्यादा लोगों को नॉलेज जरूरत है लीगल चीजों समझने की। तो ये जो डॉटर्स राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट है, तो इसमें बेसिकली इट्स अ केस लॉ, डॉटर्स राइट टू केस प्रॉपर्टी। क्या क्या केस होगा था तो उसमें? सीधा यही बोलता है कि जब भी इनहेरिटेंस हो रहा है या फिर विल हो रहा है, या फिर अगर किसी ने विल नहीं लिखा कि अगर मेरे 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं और मेरी डेथ हो जाती है तो वो चारों में इक्वली बटेगा। हाँ, दैट इज माई विल। Okay. पर अगर मेरी डेथ हो जा रही है और मैंने कोई नहीं लिखा तो लॉ ये बोला कि वो चारों बच्चों में इक्वली बटेगा। समझ इससे गया। पहले क्या करते, वो दोनों लड़कों में ही आपस में बात कर लेते थे। ओके, समझ गया। एंड इसमें अगर विल बनानी है तो लाइक कैसे, लाइक सिंपल वे में कोई विल कैसे बना सकता है? एकदम सिंपल है, कुछ एक ब्लैंक पेपर में आप लिख सकते हो आपके पास कितने, आपके पास गाड़ी, घड़ी, बंगला, क्या क्या चीजें, जो भी चांदी वांदी, सब आप लिख सकते हो। आप बता सकते हो कि आपको कैसा चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन। आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जैसी चीज, हाफ, 1/3, 1/4 ये भी लिख सकते हो, जिसकी जो मर्जी, जैसा भी आपको लिखना है लिख सकते हो। फिर आप एग्जीक्यूशनर लिख सकते हो, जैसे नॉमिनी होता है वैसे एग्जीक्यूशनर लिख सकते हो कि ये विल को ये इंसान एग्जीक्यूट करेगा। बैकअप एग्जीक्यूशनर लिख सकते हो। फैमिली जो भी लॉयर है उनसे आप हर चीज में फैमिली लॉयर की सलाह लीजिए कि कैसे करनी है, सही एक्सपर्ट की सलाह लेने का आगे के पछड़ों से बचने के लिए। एंड देन गो एंड उसको अटेस्ट करवा लीजिए कि ये जो विल है ये आप ही के डेट वेट के साथ अटेस्ट करा लीजिए कि ये बाइंडिंग हो जाएगा। That's it. इज हैंड रिटन विल वैलिड इन इंडिया? Yes. अच्छा, लिख सकते हैं मतलब। आपको बस handwritten अटेस्ट will. कराना होता है, ये बताने अच्छा। के लिए ये सही है, यू शुड बी लिविंग, आप मेंटली साउंड होने चाहिए, ये सारी चीजें। बट अ हैंड रिटन विल इज एज वैलिड। ओके, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ विल एंड अ नॉमिनेशन? नॉमिनेशन, अच्छा, वो नॉमिनेशन तो विल और नॉमिनेशन में क्या होता है कि विल में आई एम गिविंग माई प्रॉपर्टी टू समबडी, कि मेरे 2 बच्चे, इनके पास ये चले जाएगा। नॉमिनी इज लाइक एन एग्जीक्यूशनर, ही ओनली हैंडल्स कि अब आपका फॉर एग्जाम्पल बैंक या म्यूचुअल फंड्स में है तो, और ये सारे ही चीजों में नॉमिनी आपके अलॉटेड होना चाहिए, चाहे वो इक्विटी हो, म्यूचुअल फंड्स हो, पोर्टफोलियो, हर चीज में आपका नॉमिनी एलोकेटेड होना चाहिए। लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि उनको लगता है कि जो भी नॉमिनी होगा मेरे जाने के बाद वो सारी चीजें नॉमिनी के पास चली जाएगी, तो वो सोच ही नहीं पाते कि मैं बड़े बच्चे को दूं कि छोटे बच्चे को दूं। ऐसा नहीं होता है। नॉमिनी ओनली टेक्स केयर कि आगे चीजें कैसे बटनी है, तो ही ओनली हैंडल्स इट। उसको मिलना है नहीं होना ऐसा कुछ नहीं होता है, ही ओनली हैंडल, ही सीज हाउ द प्रोसेस इज। तो विल में ट्रांसफर होता है, नॉमिनी सीज कि वो कैसे होना है। गॉट इट। एंड जिस प्रॉपर्टी डिवाइडेशन की बात हो रही है, तो लेट्स से इवन इन द केस ऑफ अ डाइवोर्स, तो प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड होती है? अच्छा, इन बिटवीन अ कपल आप बोल रहे हो, तो यू अंडरस्टैंड द पोजिशन दैट वी आर कमिंग फ्रॉम, कि जहां पर दूरदर्शन में हम एड चलाते थे कि अपनी बेटी को आप दहेज प्रताड़ना से कैसे बचाओ, उसको आग लगाने से। वी आर कमिंग फ्रॉम दैट एज। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, एंड वी आर सीइंग बहुत सारे ऐसे केसेस हो रहे हैं। तो इंडिया का लॉ ये कहता है कि ऑल द प्रॉपर्टी दैट बिलोंग टू अ वुमेन इज हर्स अलोन। तो अगर शादी से पहले उसको कोई प्रॉपर्टी है वो उसकी है, शादी के वक्त उसको कोई प्रॉपर्टी मिल रही है वो उसकी है, शादी के बाद काम करने के बाद वो कोई प्रॉपर्टी है वो भी उसकी है। दैट ऑल प्रॉपर्टीज हर अलोन, उसको स्त्रीधन क्वालिफाई कर लेते हैं, तो दैट नोबडी कैन क्लेम। बाकी अगर शादी के वक्त अगर आप कोई जॉइंट प्रॉपर्टी लेते हो तो जनरली 50-50 होता है, इसका कोई लॉ नहीं है, ये सारा डिस्क्रिशन हो जाता है। जैसे डाइवोर्स के केसेस में आप देखते हो कि दोनों कपल्स की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी है, अगर वो जॉब कर रहे तो कितना अर्न कर रहे, डिपेंडेंसी, चाइल्ड केयर कौन दे रहा है, ये सारी चीजें देखते हुए देखा जाता है। तो देयर इज नॉट अ हार्डकोर रूल, बहुत सारी जगह देखा जाता है कि हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। एंड व्हाट आर द लीगल राइट्स ऑफ वुमेन हैज, लाइक इन केस ऑफ लेट्स से डोमेस्टिक वायलेंस? अभी बहुत ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस का भी केसेस बढ़ रहे हैं, एंड इनफैक्ट इट इज आल्सो हैपनिंग विद मेन, लाइक व्हाट आई थिंक अ लॉट ऑफ दिस अतुल सुभाष केस जो हुआ था, वो केस में भी ही कमिटेड सुसाइड, ही वाज वर्किंग एट एक्सेंचर। तो ये केसेस में क्या राइट्स होते हैं दोनों के पास? तो 2 मेन राइट्स है, एक है ब्रॉड लॉ विच इज आर्टिकल 498A, जो आपकी क्रुएल्टी की बात करता है, जो ये बोलता है, पर उस तो 2 है, एक है
डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो स्पेशल, तो अपने के ब्रॉड लॉज होते हैं, तो इंडिया में जितने भी ऑफेंसेस है कि क्या नेचर होगा, क्या पनिशमेंट होगा, उसके लिए आपका भारतीय न्याय संहिता, प्रीवियसली इंडियन पीनल कोड है। इसके अलावा स्पेसिफिक चीजों के लिए स्पेसिफिक लॉज भी बनाए गए, जैसे अगर इंटरनेट रिलेटेड कोई ऑफेंस हो रहा है तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आ जाएगा, अगर डोमेस्टिक वायलेंस होगा तो उसके लिए स्पेसिफिक हो रहा है। तो ये दोनों लॉज ना पैरेलल चल रहे थे, आपका बीएनएस भी चलेगा और ये स्पेसिफिक लॉज भी चलेंगे। तो आपका इस चीज में दो लॉज है, एक है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, एक है 498A। 498A क्या बोलता है, इट द वुमन हैज टू बी मैरिड, और वो हस्बैंड या हस्बैंड की फैमिली के अगेंस्ट लगता है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और ब्रॉड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी लड़की को उसी के घर वाले फोर्स कर रहे हैं कि तुम कॉलेज नहीं पढ़ोगे, तुम शादी कर लेना चाहिए वरना तुमको फोन नहीं दोगे, वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस अपने घर वालों के अगेंस्ट भी फाइल कर सकती है। सो डोमेस्टिक वायलेंस इज नॉट लिमिटेड टू इन लॉज या फिर हस्बैंड की फैमिली, आप अपने घर वालों के अगेंस्ट भी, अगर वो आपको पढ़ने नहीं दे रहे हैं तो आप कर सकते हो, अगर चाचा हाथ उठा रहे हैं कुछ भी करे, ऑल ऑफ दैट यू कैन डू। गॉट इट। एंड ये केस में फिर जैसे अतुल सुभाष के केस में एग्जैक्टली लाइक व्हाट वाज द जजमेंट एंड तो क्या हुआ ये हो था? जाता है कि लॉ हैज बीन ड्राफ्टेड विद अ वेरी गुड इंटेंशन, थिंकिंग दैट वुमेन आर द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, बिकॉज वी आर कमिंग फ्रॉम दैट कि हमको ये सोचने का समझ में नहीं आया कि हाँ वर्क प्लेस हरासमेंट लॉज ही बनाने चाहिए, अपन वहां से आ रहे हैं। तो जब 498A बनाया गया था, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये सारी चीजें बनाई गई थी, मेंटेनेंस के लॉज है 125, ये सारे बनाए गए थे, ये सोचते हैं कि वुमेन आर द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। बट अ लॉट ऑफ टाइम्स थिंग्स गेट वेरी रफ और ना रिवेंज पॉलिटिक्स में आ जाता है। पीपल यूज दीज लॉज टू टेक रिवेंज ऑन ईच अदर। जैसे 498A का अब वन ऑफ द मोस्ट मिसयूज्ड सेक्शन भी बोला जाता है, और चाहे हम 498A की बात करें या फिर हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें, ओनली वुमेन कैन इनिशिएट दीज थिंग्स, द गर्ल्स हैव द राइट टू डू इट, मेन डोंट। तो मुझे ना इसमें ये लगता है कि क्या जेंडर न्यूट्रल लॉज इंडिया में है? नहीं है। क्या हमने जो नए लॉज बनाए उसमें एक लूप होल क्या हो सकता है? मुझे लगता है हमारे पास बहुत अच्छा स्कोप था चीजों को जेंडर न्यूट्रल बनाने का, एंड वी डिड नॉट। तो कैसे, एंड वी डिड नॉट डू इट, तो कैसे होता है कि विमेन के अगेंस्ट डेफिनेटली ज्यादा क्राइम्स हो रहे हैं। मैं अगर एक रूम फुल ऑफ पीपल में सिर्फ सेक्सुअल हरासमेंट के ऐसा बताऊं कि क्या तुमको ईव टीजिंग हुई है, क्या तुम ऑकवर्ड फील की हो, क्या तुम ये, डेफिनेटली विमेन विल पुट मोर फिंगर्स डाउन देन मेन। तो हाँ, क्राइम ज्यादा हो रहे हैं, क्या केसेस सॉल्व हो रहे हैं क्या नहीं, वो दूसरी चीज है। तो एक हम देख रहे हैं कि विमेन के पास एटलीस्ट लॉज हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए, केस तो फाइल कर सकते हैं। उस केस उनको क्या सोल्यूशन मिल रहा है नहीं मिल रहा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट यू एटलीस्ट हैव लॉज, वो तो है। In Atul Subhash case, we're seeing that they don't even have a resort to a law to protect them. That's a different thing altogether. So definitely there can be no comparison on crime against men being compared to crimes against women. डेटा नहीं सफाइस करता है, और जो भी बकवास बोलते हैं ना 99% ऑफ केसेस आर फॉल्स, कुछ नहीं है ऐसा। 99% ऑफ केसेस आर नॉट रिपोर्टेड, ये सही है, बट फेक केसेस आप एक इंसिडेंट के बेसिस फॉर एवरी अतुल सुभाष केस देयर इज एन आरजीकर केस हैपनिंग। मैं बिल्कुल कंपेयर नहीं कर रही हूँ, वी हैव, अपने पास स्कोप है जेंडर न्यूट्रल लॉज बनाने का, पर अगर वो अब्यूज हो सकते हैं तो दैट विल स्टॉप अस। तो एज अ सोसाइटी अपन को ऐसा सिस्टम बनाना है कि जेंडर न्यूट्रल लॉज बनाने से वुमेन विल नॉट अगेन बिकम वल्नरेबल, क्योंकि अभी अगर वो वल्नरेबल है, दे विल हैव द टॉप ऑफ द लीड। तो केसेस दोनों ही अलग अलग है, दोनों नीड्स प्रोटेक्शन। द सोसाइटी हैज टू बिल्ड एक सिस्टम जहाँ पे वो नहीं हो। 498A पे आए तो वन ऑफ द मोस्ट अब्यूज सेक्शन है, जहां पे ना ये होता है कि दैट इज दैट वन सेक्शन जिसमें मैं अपने, समझो अगर मैं मुंबई में हूं और मेरे हस्बैंड का कोई रिलेटिव कनाडा में है, मैं उनके लिए के अगेंस्ट भी केस फाइल करवा सकती हूँ जस्ट रिवेंज में आके। सो अ 90 ईयर ओल्ड इंसान भी आ सकता है, 4 साल का हो भी आ सकता है, सबको बस परेशान करने के लिए भी इसे अब्यूज किया जा सकता है। द कोर्ट्स हैव टू कैच अप कि क्या चीजें हो रही क्या नहीं हो रही। तो सिस्टम्स ना बहुत चेंजेस की बहुत सजेशंस आ रहे हैं। जैसे फैमिली कोर्ट्स में बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि फैमिली कोर्ट्स में व्हेन द कपल्स आर कमिंग, तो वो लॉयर्स को बात नहीं करने देते थे, वो क्लाइंट्स को ही बोलते कि तुम बताओ तुमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो ये सिस्टम भी किया जा सकता है। देन देयर इज दिस कमीशन सिस्टम आल्सो हैपनिंग। फॉर एग्जांपल, हम दोनों अपोजिट पार्टीज है, देयर इज अ हस्बैंड एंड देयर इज अ वाइफ, उनका अपोजिट पार्टी है, और 1 करोड़ का यहाँ पे मेंटेनेंस मांगा जा रहा है। तो दोनों लॉयर्स का ना कट होता है इफ द केस इज बीइंग सेट, जितने में भी होगा, समझो 1 करोड़ का नहीं हुआ, अगर 50 लाख का हुआ तो दोनों का कट डिसाइडेड होता है। सो ऑल ऑफ दोस प्रॉब्लम्स आर आल्सो देयर। तो हाँ, मिसयूज है, बट व्हाट कैन बी द सोल्यूशन, आई डोंट नो। ये तो मतलब बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है फिर तो। द अतुल सुभाष केस, ये वेरी बैड थिंग दैट हैपेंड, बट सबको ये समझ में आया कि हाँ एटलीस्ट लॉ तो होना चाहिए उनके पास प्रोटेक्शन के लिए। जैसे मेन के साथ रेप ही नहीं हो सकता, या फिर मेन के साथ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस हो ही नहीं सकता,
आई डोंट सी दैट कि ऐसा नहीं हो सकता. परपेट्रेटर्स सिर्फ वल्नरेबल पोजीशन पे वुमेन ही रहेंगे ऐसा जरूरी नहीं है. बट अगेन द क्राइम वी हैव टू लुक एट द एनसीआरबी डेटा कि अगर क्राइम रेट इतना ज्यादा है वुमेन के अगेंस्ट तो हम पहले उनको ही प्रोटेक्ट करेंगे. ऐसे कौन से मूवीज या डॉक्यूमेंट्रीज है जहाँ पर लॉयर्स की एकदम ऐसे लाइफ दिखाई, या तो लॉ के बारे में कोई ऐसे मूवीज है जो देखनी चाहिए? कोर्टरूम करके एक ड्रामा, आई थिंक दैट्स एन हम्म। इंग्लिश ड्रामा, मराठी है या इंग्लिश है, कोर्ट या कोर्टरूम करके है. वन मूवी दैट आई रियली लाइक, जो मेरी फेवरेट मूवी इज एरिन ब्रोकोविच. रियल लाइफ पे जैसे अपने आप भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था वैसे यूएस का एक रियल लाइफ केस है. एरिन ब्रोकोविच बहुत अच्छी मूवी है, एवरीवन शुड वॉच इट. आई लव दैट मूवी. अगर जैसे मेरे यहाँ आई एम द फर्स्ट लॉयर इन माई फैमिली एंड आई रियली डिड नॉट हैड एनीबडी टू आस्क क्वेश्चंस कि क्या पूछना है क्या नहीं करना है. आई केप्ट ऑन डूइंग थिंग्स एंड फिगरिंग थिंग्स आउट. थोड़ी मॉडेस्टी करनी चाहिए मुझे, पर कभी तक कंफ्यूजन हुआ नहीं था. एज किड्स यू आर वेरी पैशनेट अबाउट थिंग्स, हाँ सब अच्छा ही तो होगा, तो इतना कुछ हुआ नहीं. पर अगर आज के टाइम पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत ज्यादा करियर ऑप्शंस है, सब कुछ बहुत है, तो इफ यू डोंट हैव अ गुड लॉयर पहचान में या कुछ भी नहीं है, देन देयर आर अ लॉट ऑफ बुक्स आल्सो. वी द पीपल है नानी पालकी वाला की, जिया मोदी की बुक है 10 जजमेंट्स दैट चेंज इंडिया. अगर आप वो कुछ बुक्स भी पढ़ोगे एंड मे बी यू कैन पोर्ट्रे सम बुक्स हियर, वो भी ना कोर्टरूम का एसेंस कैप्चर करते हैं कि 10 साल लग जाते हैं केस को लड़ने के लिए एंड यू नॉट इवन पेड फॉर इट, या फिर हाउ डू दे सस्टेन. तो वो आपको मेंटल ग्रिड बताते हैं कि लीगल प्रोफेशन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, आपको फेलियर कैसे देखना है, आपको प्रेशर कैसे झेलना है, ये सारी भी चीजें हो सकती है. सो बिफोर यू थिंक, यू शुड डेफिनेटली थिंक कि कितना इस करियर में अपॉर्चुनिटीज है कि नहीं, बट यू शुड ऑल्सो थिंक कि, तो क्या होता है हमारे यहाँ भी ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे ना जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, बट देन जॉब के फर्स्ट दिन में आके उनको समझा कि ओ 7 घंटा बैठना है एक ही जगह पे. तो all of that they should figure out first. Super interesting conversation. Last question which I ask all my guests. If you were in the shoes of Kushal and if you were interviewing Priya, what is that one question you would like to ask her towards the end of the interview? Hmm. Hmm. Are you happy with your life? Are you happy with your career? Are you liking what you're doing? Okay, so are you happy with your life? I'm very happy. I get to meet so many people. I get to, सबसे important, I get to learn so many things. I've been doing this for the last 6 years now. और आज भी इतनी सारी नई चीजें सीखने को मिलती है, जैसे हाउ कुड आई इनकॉर्पोरेट एआई इनटू माय फील्ड, ये समझ में आता है. कस्टमर रिड्रेसल बेटर कैसे हो सकता है, एक्सपीरियंस कैसे बेटर हो सकता है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है. इट्स फन, इट्स गुड, इट्स ग्रेट. I got to meet you. No, I can see the excitement and enthusiasm. आपसे तो ये सीखना है एनर्जी कैसे लाते हैं. तो that is something which I'm taking away from this, apart from a lot of law insights. But thank you so much for doing this. मजा आया आपसे बात करके, and I'm sure everyone is going to like find this very very interesting because बहुत अच्छे केस स्टडीज थे इसमें. I hope so. Your questions were very good. बहुत अच्छे थे. Thank you. Thank you so much for doing this, and प्रांजल के साथ भी बहुत मजा आया था. आई थिंक 2 महीने हो गए पॉडकास्ट शूट किए, एंड आई मेड इट लाइव आई थिंक 1 month back. बहुत ही एकदम मजा आया था. आप दोनों से बात करके एकदम ऐसे चार्ज अप फील हो जाता हूँ मैं. थैंक यू सो मच वंस अगेन. Thank you. Thank you. Thanks. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट वी कैन गिव यू मोर वैल्यू एडिटिव कंटेंट इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम. हमको ये बताइए कि आपको कौन से काइंड ऑफ गेस्ट चाहिए. हमको ये बताइए कि कौन से क्वेश्चंस मुझे नहीं पूछने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चंस मुझे और पूछने चाहिए थे ताकि आपको और ज़्यादा वैल्यू मिल सके, और कौन से ऐसे पार्ट्स है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आए ताकि हम लोग ये पार्ट्स ट्रिम कर सके फ्यूचर एपिसोड्स में. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड कीप शेयरिंग ऑल आवर एपिसोड्स विद योर फ्रेंड्स एंड कीप गिविंग अस फीडबैक so that we can improve and come up with better quality content.